वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारी जो ये बुक चल रही है अरिहंत की ये बुक है, ठीक है। अरिहंत की ये बुक है और इसका हम लोग सब्जेक्टिव वाली बुक कवर कर रहे हैं। मैं सब्जेक्टिव स्पेसिफिकली यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि हमने इसके 25,000 जो वन लाइनर है, 25,000 वन लाइनर वो भी हमने करा हुआ है। तो हम बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बाकी भी बहुत सारे बुक्स को कवर करते रहेंगे। इन पाइप अगर बोले, इन पाइपलाइन कई सारी बुक हैं, तो उसमें जैसे बात करें तो ये तो चल ही रहा है, अरिहंत का ये पार्टिकुलर बुक चल रहा है। इसके अलावा वाईसीटी का एक करीब 11,000 प्लस एक बुक है जिसमें 11,000 प्लस क्वेश्चंस हैं। ये एसएससी में प्रीवियसली पूछे गए एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस है जो कि आगे भी एग्ज़ाम्स में आते रहते, तो वो भी बुक जो है पाइपलाइन में और चल रही है। इसके अलावा जो है हमने बहुत सारी बुक लगातार जो हम कवर करते रहते हैं, उसमें स्पीडी का करंट अफेयर लगातार जो है ईयरली वाला अपडेटेड वाला होता रहता है, आता रहता है। जैसे एडुटेरिया आता है अपडेटेड वाला, वो भी जो कि क्वार्टरली टाइप में एडुटेरिया का जो है क्वार्टरली टाइप में आता है, तो उसे भी हम कवर करते रहते हैं। इसके अलावा और भी मेरे पास आई थिंक करीब 7-8 किताबें हैं जो कि कवर करनी है। जैसे कि वो सीरीज़ है, वो सीरीज़ जो है वो घटना चक्र की पॉइंटर वाली सीरीज़ है, जीएस की पॉइंटर है, वो बिल्कुल ही फैक्ट्स है। तो आपको वो भी बहुत जल्दी उसके मास्टर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। बात करें कवर्ड बुक्स की जो कि ऑलरेडी कवर्ड है, तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव हमने कवर्ड कर रखी है। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बुक हमने कवर कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा घटना चक्र का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जीएस का हमने कंप्लीट कवर कर रखा है। एसएससी के लिए तो बहुत सारी बुक्स कवर कर रखी है, जैसे किरण की एक बुक है उसको हमने कवर कर रखा है। ब्लैक बुक है हमने कवर कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्लैक बुक के अलावा, इसके ब्लैक बुक के अलावा बात करें तो हमने जो है पिनेकल की एक बुक आती है वो भी कवर कर रखी है, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट दोस्तों हमने कवर कर रखा है, तो डेफिनेटली चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसमें कंप्लीट हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे। ये एक 10-11 पेज का ये पूरा सेक्शन होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसे हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा मैं इसको। तो डेफिनेटली बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अभी कर लीजिए, आप भूल जाते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1983 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था एक 1983 में, it decided to invite prominent public men and association to discuss question of general concern। अब ये क्वेश्चन ऑफ जनरल कंसर्न क्या था कि भाई कैसे इंडिया को जो है कैसे एडवांस करें हम अपने नेशनल मूवमेंट को, ताकि हम आज़ादी की तरफ बढ़े। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी में 1883 में हुआ था। फिर फाइनली एक 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन जो है 1884 में, एओ ह्यूम का नाम आप देखिए, याद कर लीजिए, एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर था ये, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज का रिटायर्ड ये एक ऑफिसर रह चुका था, एंड इसके मतलब दम पे ये कांग्रेस बनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बनी है, आईएनसी। सो एओ ह्यूम जो है एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर। इसके अलावा जो है द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन नेशनल यूनियन, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये बना था, ठीक है, और ये जो इंडियन नेशनल यूनियन, दोनों को मर्ज करके फाइनली 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बना दिया गया, 1885 में, ठीक है, 1885 में। इसमें बहुत बड़ा जो योगदान था, बहुत बड़ा जो एफर्ट था, वो एओ ह्यूम का था, ठीक है। अब हम बात करें कि फर्स्ट मीटिंग जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहाँ ऑर्गेनाइज़ की थी, किसने ऑर्गेनाइज़ करी थी। तो देखिए, बॉम्बे का आपने नाम सुना होगा कि बॉम्बे में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नेतृत्व में पहली जो मीटिंग है ये हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ आईएनसी, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एओ ह्यूम एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। 28 दिसंबर 1885 को ये जो है मीटिंग बॉम्बे में हुई थी। एंड एओ ह्यूम जो था ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं।
तो इसे प्रिसाइड किया था WC बनर्जी यानी कि भूमेश चंद्र बनर्जी ने। ये भी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। और इसमें टोटल 72 डेलीगेट्स थे। और आप अमेज्ड हो जाओगे कि इसमें बहुत सारे जो है ना स्टेट से तो पार्टिसिपेशन भी नहीं था। जैसे बिहार से यहाँ पे एक भी जो है डेलीगेट नहीं था। ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ से कोई डेलीगेट पहुँचता ही नहीं था। स्टार्टिंग था इसका बिल्कुल। और ये नंबर जो है बाद में बहुत बढ़ता चला गया। ठीक है, जैसे जैसे इसका जो ईयरली जो है कांग्रेस का जो है कॉन्फ्रेंस होता गया, कमिटी इसकी बैठती गई और बढ़ते चले गया। सो WC बनर्जी में जो है अटेंडेड जो टोटल डेलीगेट थे वो 72 डेलीगेट थे। एंड इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑन एन ऑल इंडिया स्केल। ये पूरे भारत के लेवल पे ये एक नेशनल मूवमेंट के लिए एक एक्सप्रेशन था, एक ऑर्गेनाइजेशन था। और डेलीगेट्स की संख्या जो है 1886 में कांग्रेस की बात करें तो ये 436 हो चुकी थी। 72 से आप देखोगे तो कम से कम आपको 6 गुना आपको जो है यहाँ पे इंक्रीज़ दिख रहा है। ठीक है, 6 गुना इंक्रीज़ दिख रहा है कि भाई 1885 में WC की बनर्जी में तो 72 डेलीगेट ही थे, बट 1886 में इन डेलीगेट्स की संख्या बढ़ के हो गई 436। जो वेन्यू था फॉर द फर्स्ट मीटिंग वाज पुणे था। बट उसी समय जो है ना पुणे में कलरा ब्रेकआउट हो गया। इनिशियली प्लान यही था कि पुणे में ही जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला कॉन्फ्रेंस हेल्ड कर देंगे। बट ये जो है ये हो ना सका। इसलिए ना हो सका क्योंकि कलरा फैल गया था वहाँ पे। तो एक सेफ जो है जगह ढूंढ रहे थे और बॉम्बे में इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। तो देखिए, कादम्बिनी गांगुली वॉज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी टू एड्रेस द कांग्रेस सेशन इन 1889। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली बनी जो कि पहली वुमेन ग्रेजुएट थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी की। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी टू एड्रेस द कांग्रेस सेशन 1889 में। पहली महिला बनी है जिन्होंने एड्रेस किया था कांग्रेस के सेशन को। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सवाल आता है आपके एग्जाम में, अभी भी आने के बहुत ज़्यादा चांस है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के WC बनर्जी यानी कि भूमेश चंद्र बनर्जी। इसके अलावा जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगर बोले, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, इसलिए क्योंकि अगर पूछ दे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो वो एनी बेसेंट इसका सही आंसर होगा। बट अगर पूछ दे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो वहाँ पे सरोजनी नायडू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले। इसके अलावा अगर बात करें फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, अभी मैंने चर्चा किया था कि पहला वुमेन प्रेसिडेंट पूछे तो आपको एनी बेसेंट लगाना है। अगर आपसे पूछ दे कि पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो आपको सरोजनी नायडू के साथ जाना है। गांधी एक बार मात्र जो है कॉन्फ्रेंस सेशन को हेड किया था प्रेसिडेंट के तौर पे, और एक मात्र बार ये जब किया था इन्होंने तो बेलगांव सेशन था 1924 में। इसके अलावा कभी भी गांधी जी ने प्रेसिडेंटशिप कांग्रेस की नहीं की है। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पहली बार इनको बनाया गया था। काफ़ी यंग थे, डायनेमिक थे उस समय, और 1929 में लाहौर सेशन में ये प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा भी बनते रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था 1938 में हरिपुरा सेशन में। 1939 में त्रिपुरी में भी ये जीत गए थे, त्रिपुरी सेशन में, लेकिन इनको क्या है सपोर्ट नहीं मिला कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि उनके जो चेले थे पट्टाभी सीतारमैया, वो जो है उनको जो है प्रमोट कर रहे थे कि भाई इसी को प्रेसिडेंट बनाओ। और बट जीते सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मोड़ना चाहते थे, एक्सट्रीम और बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो बड़े नेता थे उस समय के, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि सुभाष जो है इसको कोई मॉडिफाई ना कर दे, इसको कहीं कुछ बदल ना दे हमारी नीतियों को। तो चलिए, सेफ्टी वाल्व थ्योरी एक पोस्टुलेट की जाती है। ये थ्योरी पोस्टुलेट की गई है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी रिगार्डिंग कांग्रेस। और देखिए, कहा जाता है कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने आर्ग्यू किया है कि सेफ्टी वाल्व जो है that the Hume main purpose was to provide a safety valve
टू ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द एजुकेटेड इंडियंस, कि भाई कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उस समय डिसकंटेंट यानी कि नाराज़गी जो है हमारी जो जो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड इंडियन थे, उस उनमें देखी जा रही थी। तो बोला गया कि ऐसे लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दो, ताकि उनका जो है एक फोरम मिल जाए जहाँ पे अपने गुस्से को शांत कर पाए। एज ए सेफ्टी वॉल थ्योरी की तरीके से इसको देखा गया था कि कांग्रेस बन रहा है कि भाई लोगों का व्यू मिलेगा, पढ़े लिखे लोग उसमें ज्वाइन करेंगे तो इंडिया का ओवरऑल व्यू पता चलेगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस तरीके की क्रांति दोबारा नहीं होगी। तो एक सेफ्टी वाल्व की तरफ बनाया गया था कि भाई कांग्रेस का मेन पर्पस जो है क्रिएशन ब्रिटिशर्स के हेल्प से ही किया गया था, ऐसा सेफ्टी वाल्व थ्योरी में कहा जाता है। और एओ ह्यूम जो है इसका मास्टरमाइंड था, और उसने जो है इस तरीके से इसको बनाया कि भाई कहीं ना कहीं अगर कुछ भी होता है अनाप शनाप की, भाई 1857 की क्रांति तो देख रखी थी ब्रिटिशर्स ने, ऐसा कुछ ना हो पहले ही पता चल जाए। ग्रोइंग डिसकंटिनेंट था उस समय के जो पढ़े लिखे इंडियंस थे, तो उनके लिए भैया बना दो एक सेफ्टी वाल थ्योरी के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना दो जहाँ पे वो अपना गुस्सा शांत करते रहें। और हमें भी पता चलता है, ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि उन्हें भी पता चल जाएगा कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस के थ्रू पता चल ही जाएगा कि कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। ऑपोजिशन टू कांग्रेस बाई सैयद अहमद खान के द्वारा दिया गया। सैयद अहमद खान ये वही हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी, ठीक है। और ये मुस्लिम के सुधार के लिए अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था इन्होंने, मुस्लिमों के सुधार के लिए। राजा शिव प्रसाद बनारस भी नहीं चाहते थे कि भाई कांग्रेस बने और इसको विरोधी करते रहे। एंड लॉर्ड डफरिन वो खुद उस समय वायसराय था, वो भी अपोजिट बिल्कुल व्यू रखता था कांग्रेस के, वो नहीं चाहता था कि कांग्रेस जो है बने। वो बताता था कि कांग्रेस जो है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है इंडिया में, तो इसका कोई भी औचित्य नहीं है, ऐसा मानता था लॉर्ड डफरिन, जो कि उस समय वायसराय था। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं गांधीयन, पहले बात करेंगे नेशनल मूवमेंट में मॉडरेट फेज की बात करते हैं। मॉडरेट फेज जो रहा ये 1885 से लेकर 1905 तक रहा। मॉडरेट फेज कब से कब तक रहा? मॉडरेट फेज जो रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये 1885 से लेकर 1905 तक रहा। अब देखिए जो नेशनल मूवमेंट में ना दो फेज बड़े फेमस हुए, मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज, जिसे हम कहते हैं नरम दल और गरम दल। तो मॉडरेट फेज में बड़े नाम आए जो कि जिनका मोडस ऑपरेंडी था कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुसो और सरकार का विरोध करो वहाँ पे, मतलब सरकार के डायरेक्ट अगेंस्ट मत जाओ, सरकार के जो जैसे सरकार चलती है जहाँ से चलती है वहीं पे घुसो और सरकार का बाइकाट करो, विरोध करो, क्रिटिसिज्म करो, लीगल मेथड से करो, जो भी करो, ठीक है। ये मॉडरेट फेज था। ऐसे नेता जो होते थे मॉडरेट फेज के, वो यही टेक्निक का अपनाते थे, जिसमें राइटिंग्स में वो लिखते थे। कहीं ना कहीं मॉडरेट जो है तरीका था उनका, डायरेक्ट एक्सट्रीमिस्ट में नहीं थे कि मार काट के भगा दो, ये कर दो, वो कर दो, इससे बचते थे। सो द डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट एंड रीजनल और प्रोविंसेस इस समय में मॉडरेट फेज में ग्रो हुआ, क्योंकि मॉडरेट नेताओं ने जाके जब सरकार का विरोध करना शुरू किया तो लोगों ने उनको देखा कि भाई ये तो सही बोल रहा है, ये तो सही है। ब्रिटिशर्स का जो माई बाप का जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने तोड़ना शुरू किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी लेके आया, तमाम चीज़ें हुई। तो इस समय क्या है ना, इस समय एक लोगों में ना यूनिटी दिखने लग गई, नेशनल भावना जगने लग गई, ठीक है। चाहे किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी रिलीजन या फिर किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हो, उनको लगा कि भैया ये सही बोल रहे हैं, यूनिटी होनी चाहिए। पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे, जैसा कि मैंने बताया, प्रेयर एंड पिटीशन डालते रहते थे, रिक्वेस्ट करते रहते थे कि भाई ऐसे मत करो ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमें जो है हमारा राइट दे दो। ये थ्रू ए चैनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड होता था उसके थ्रू करते थे। एंड ये सब इनके इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्क थे, जिसके थ्रू ये सब जो है एजिटेशन वगैरह करते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन हो गया, प्रेयर एंड पिटीशन से जो है ये चाहते थे कि जो है सरकार इनकी सुने और इनका जो है राइट जो है हमारा जो मतलब गवर्नेंस में वो हमें मिल जाए। ये मॉडरेट फेज के नेता ऐसा सोचते थे। वही अगर बात करें एक्सट्रीमिस्ट फेज के नेता, तो ये गर्म थे, बिल्कुल ही गर्म दल के नेता हुआ करते थे, जिसमें
लाल बाल पाल का आपने नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय, ठीक है। फिर बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। ये गरम दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट नेता थे। सो यहाँ पे क्या है, इस तरीके के फेज में डिससेटिस्फेक्शन विद द मेथड्स एंड अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स इन्होंने दिखाया कि मॉडरेट का तरीका ठीक नहीं है, ऐसे तो हमें कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ऐसा एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि भाई तुम गिड़गिड़ाते रहो, मांगते रहो, वो कुछ नहीं देने वाले हैं। तो उन्होंने जिनके इनमें देखा गया कि भाई डिससेटिस्फेक्शन इनमें हो गया एक्सट्रीमिस्ट वाले लोगों में अगेंस्ट द मॉडरेटर्स, या फिर उनके मेथड में, उनके जो अचीवमेंट थे उससे खुश नहीं थे ये लोग। ग्रोइंग कॉन्शियसनेस हुआ था अबाउट द एक्सप्लॉइटिव कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, कि भाई ब्रिटिश जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमें। तो इससे ना एक मतलब ऐसी मतलब एक भावना जगी इनमें कि भाई ये तो गलत तरीका है, हमें लूट रहे हैं, अब इनको मार पीट के भी कैसे भगाना, हम भगाएंगे। रिएक्शनरी पॉलिसीज़ जो थी कर्जन के अगेंस्ट में ये लाए गए थे, क्योंकि कर्जन जो है ये यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में लाया था, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाया था, जिसमें बिना उसके मतलब ना कई लोगों को अरेस्ट कर लिया जा सकता था। इसके अलावा जो पार्टीशन ऑफ बंगाल लेके आया, ये सबसे बड़ा इसका दुराचार निकल के आया कि एक्सट्रीमिस्ट जो है काफ़ी एक्टिव हो गए कि भैया बंगाल को ऐसे बांटना चाहता था कि भाई ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बिल्कुल जो है हिंदू मुस्लिम के तौर पे ये बांट देना चाहता था। रीजन क्या बताया कर्जन ने कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से हम लोग कर रहे हैं, तो ये लोगों को समझ में आ गया और एक्सट्रीमिस्ट जो है इसको रिएक्शनली तौर से देखा उन्होंने और काफ़ी इसका विरोध किया। मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट की, तो एक्सट्रीमिस्ट जो मेथड यूज़ करते थे वो थोड़ा सा डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द मॉडरेट। मॉडरेट क्या है, हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज़ करते थे, प्रेयर करते थे, पिटीशन डालते थे, वेयर एज एक्सट्रीमिस्ट ऐसा नहीं करते थे। वो प्रमोशन ऑफ स्वदेशी की बात करते थे कि भैया हम इनके सामान ही ना खरीदें। ब्रिटेन वाले जो सामान, इनका मेन पर्पस क्या था, इनका पर्पस था कि भैया इंडिया में माल बेचना है, उसे हम कम कर दें, हम स्वदेशी अपनाएं, हम उनकी चीज़ों को ना खरीदें। इसके अलावा बाइकाट ऑफ फॉरेन गुड्स हमने शुरू कर दिया, स्वदेशी अपनाना शुरू कर दिया, बाइकाट ऑफ फॉरेन ग्रुप शुरू कर दिया गुड्स। इसके अलावा हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया कि भैया हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, जब हम कोऑपरेट ही नहीं करेंगे तो वो सरकार कैसे चलाएंगे। पैसिव रेजिस्टेंस था ये। जो बड़े बड़े नेता हुए एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, उनके नाम आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उनका नाम। तो उसमें लाल बाल पाल तो आपको पता ही है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय का लाल, बाल गंगाधर तिलक का बाल और बिपिन चंद्र पाल का पाल, लाल बाल पाल, ये गरम दल के नेता। इसके अलावा इसमें सर अरबिंदो घोष भी थे, जो कि बाद में राजनीति से रिटायर हो गए। रिटायर होकर उन्होंने पौंडीचेरी में अरबिंदो सोसाइटी खोल दी, ठीक है। इसके अलावा भी लोग थे जैसे चक्रवर्ती बोस, टी प्रकाशम साउथ के, चिदम्बरम पिल्लई, ये दोनों साउथ से बिलोंग करते हैं, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। जब हम बात ही कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज की, तो उसकी उत्पत्ति की भी बात करेंगे, रिवोल्यूशनरी जो एक्सट्रीमिज़म आया वो भी बात करेंगे। तो वो शुरू होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल से। सो थ्रू ए रॉयल प्रोक्लेमेशन, लॉर्ड कर्जन उस समय का वायसराय था, इसने एक रॉयल प्रोक्लेमेशन के थ्रू ऑर्डर किया कि पार्टीशन होगा बंगाल का। रीज़न ये बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है। बट एक्चुअल कॉज इससे कहीं दूर था, कोसों दूर था। एक्चुअल कॉज जो था वो था सीधा कि जो नेशनल यूनिटी, नेशनल बंगाल जो था वो गढ़ बन चुका था ब्रिटिश विरोध का, ठीक है। नेशनल मूवमेंट वहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था, उसको तोड़ना था, हिंदू मुस्लिम में फूट डालना था, ये इसका मेन कारण था। तो इन्होंने बोला कि बंगाल का पार्टीशन करेंगे और ईस्ट बंगाल एंड असम को रेस्ट ऑफ बंगाल से अलग कर देंगे। मतलब प्रेजेंट डे अगर बात करें बांग्लादेश और असम, बांग्लादेश में असम मिला दो तो ईस्ट बंगाल हो जाएगा और बाकी जो है बंगाल अलग कर देंगे। ये 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन का जो है अनाउंसमेंट हो गया। सो द ऑब्जेक्टिव वाज टू सेट अप कॉम्युनल गल्फ बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। एक्चुअल ऑब्जेक्टिव, वो क्लेम तो कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है,
ठीक से हम लोग शासन नहीं कर पा रहे, बट एक्चुअल रीज़न था वही हिंदू मुस्लिम का जो ग्रोइंग यूनिटी था, उसमें जो है फूट डालना, कॉम्युनल गल्फ पैदा करना, ये इसका जो है ओरिजिनल मोटिव था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, ही कंपोज नेशनल सॉन्ग आमार सोनार बंगला फॉर द ओकेजन। इसी ग्रिम सिचुएशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी रचना करी आमार सोनार बंगला, जो कि अब जो है बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय गान भी है। ठीक है, हमारे यहाँ जन गण मन है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने तैयार किया था, उनका जो है नेशनल सॉन्ग जो है आमार सोनार बंगला है। स्वदेशी मूवमेंट और बाइकाट की बात करेंगे। बंगाल विभाजन से जुड़ा है ये स्वदेशी मूवमेंट और बाइकाट, क्योंकि उसी दौरान ये शुरू किया था हमने। 1905 से लेकर 8 तक चला ये। इट हैड इट्स ओरिजिन इन एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जो पार्टीशन लेके आए थे करजन साहब, उसके विरोध में ये शुरू हुआ कि स्वदेशी अपनाओ, ब्रिटिशर्स के सामान ना खरीदो, बाइकाट करो उन्हें। मास मीटिंग्स वेर हेल्ड ओवर ऑल ओवर बंगाल में मास मीटिंग शुरू हो गए, वेर स्वदेशी और द यूज ऑफ इंडियन गुड्स एंड द बाइकाट ऑफ ब्रिटिश गुड वेर प्रोक्लेम्ड एंड प्लेस्ड। ठीक बात है। पब्लिक बर्निंग हुई फॉरेन क्लॉथ्स की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाती थी, हमारे यहाँ से ये कॉटन लेके जाते थे, वहाँ पे इसकी सिलाई बुनाई करके बढ़िया क्लॉथ बना के इंडिया में मार्केट की तरह यूज करते थे, यहाँ पे बेच देते थे। तो इसको जो हमने जलाया, जो शॉप्स क्लॉथ बेच रहे थे फॉरेन, उनकी पिकेटिंग करी गई, उसको घेराबंदी किया गया, पिकेटिंग करी गई। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। इसी दौरान कहीं ना कहीं कॉम्युनलिज्म स्टार्ट ही होने भी लग गया था। इसी दौरान सेटअप हुआ एक बहुत बड़ा लीग जिसे कहते हैं मुस्लिम लीग 1906 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान। आगा खान जो थे, इनके साथ में थे नवाब सलीमुल्ला ढाका के, और इसके अलावा जो थे नवाब मोहसिन उल मुल्क भी थे। इन तीनों ने मिलकर जो है फॉर्मेशन कर दिया 1906 में मुस्लिम लीग का। कांग्रेस के अगेंस्ट में ये किया गया कि भाई कांग्रेस में हम लोग नहीं रहेंगे, हम अलग अपना मुस्लिम लीग बना लेंगे। कम्युनलिज्म इस समय जोर शोर पे आ गया था। इट सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, इनको सपोर्ट कर रही थी, तुम बनाओ, तुम जो करना करो, मुस्लिम लीग बना लो, कुछ भी। वही कांग्रेस बना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बोलती बंद हो गई, बहुत बुरा लगा उनको। डफरिन ने कहा कि एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कांग्रेस, एंड बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। बट वहीं ये स्पॉन्सर्डशिप करके कहीं ना कहीं इसने मुस्लिम लीग को बनवाया था। तो मुस्लिम लीग का तो विरोध ये कर नहीं रहे थे, सपोर्ट ही मिल रहा था। तो बदले में मुस्लिम लीग भी इस पार्टीशन जो बंगाल हुआ था इसको सपोर्ट कर रही थी, एंड स्वदेशी मूवमेंट को अपोज कर रही थी। ऑफ कोर्स they also demanded special safeguard for its community and separate electorate, जो इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी मुस्लिम डिमांड्स रहे उसको सबको लगभग एक्सेप्ट किया है। कैलकाटा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको हेड किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ही डिक्लेयर द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ स्वराज लाइक दैट ऑफ यूके एंड वाज गोल ऑफ द इंडियन पीपल। स्वराज शब्द ही निकला था यहाँ से कैलकाटा सेशन 1906 में, जिसका लीडरशिप किया था, प्रेसिडेंटशिप किया था दादा भाई नौरोजी ने, और मांग करी थी कि स्वराज जो है, जिस तौर पे स्वराज ब्रिटेन का है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का है, उसी तरीके से हमें भी मिलना चाहिए। अब एक बहुत बड़ा एक और इवेंट हुआ जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल जो है, कांग्रेस दो भागों में बट गया। ये था सूरत सेशन। सूरत सेशन में एक तरफ थे फिरोज शाह मेहता जो कि हेड कर रहे थे, मॉडरेट के लीडर थे मेन, और दूसरे तरफ बाल गंगाधर तिलक थे। तो देखिए वहाँ पे क्या है चल रहा था कि भाई इनके अलग डिमांड थे। मॉडरेट चाहते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही चलते रहे, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नहीं, एक टाइम आ गया है कंप्लीट जो है उखाड़ फेंकने का, और इंटेंस हम अपना मूवमेंट करते हैं। इसी मोडस ऑफ ऑपरेंडी को लेकर वहाँ पे सूरत में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है स्प्लिट हो गई इनटू 2 ग्रुप्स ड्यूरिंग दिस सेशन ऑफ सूरत इन 1907।
अब आता है एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, जिसमें दो नाम बड़े हैं, तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसांत। ठीक है, ये दो नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है होम रूल मूवमेंट के लिए। तो होम रूल मूवमेंट जो है ये इट वाज लेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसांत, अभी हमने डिस्कस भी किया। तिलक का जो मूवमेंट था इट वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 1916, पूना से स्टार्ट किया था इन्होंने, तिलक ने। होम रूल मूवमेंट क्या था कि भाई सेल्फ रूल, होम रूल मतलब सेल्फ रूल, होम रूल मतलब सेल्फ रूल, और ये इंस्पायर्ड थे आयरिश जो सिस्टम था, जहाँ पे आयरलैंड को भी इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनी बनाई थी, बट कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो है स्वराज ले लिया था, सेल्फ रूल होम रूल ले रखा था, तो उसी के तर्ज पे ये था कि भाई हमें भी मिले, हम भी होम रूल करें। तिलक का जो मूवमेंट था स्टार्ट हुआ 1916 पूना में, और तिलक का जो लीग था होम रूल, इट वाज टू वर्क इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार, इन जगहों में इनको काम करना था। तिलक का और इनका एनी बेसांत का मोटो दोनों का सेम था, होम रूल मूवमेंट ही था, बट एरिया अलग अलग था। ये जो एरिया कवर कर रहे थे ये महाराष्ट्र था, तिलक की बात करें तो कर्नाटका था, और तिलक की ही बात करें तो सेंट्रल प्रोविंस और बेरार को भी ये वहाँ पे अपना ये होम रूल मूवमेंट चला रहे थे। और वही बात करें एनी बेसांत की, तो एनी बेसांत का एरिया रेस्ट ऑफ द इंडिया था। तिलक का जो स्वराज था उसका मतलब क्या था आपको थोड़ा समझना चाहिए। तो तिलक का जो स्वराज था उसका मतलब था फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। इन्होंने कभी भी विभाजन की नीति से नहीं सोचा, इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं मराठी हूँ तो मराठी डोमिनेंस करूँगा, मराठा लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ऐसा तिलक ने कभी नहीं सोचा। इन्होंने कहा कि जो फॉर्मेशन होगा स्टेट्स का वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे होगा, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बोला, बट इनका मोटो ये नहीं था कि कभी भी विभाजन हो, कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मराठी ही डोमिनेंट रहेगा, ये सब बात नहीं कही। सुविधा के लिए उन्होंने जरूर कहा कि भाई वर्नाकुलर लैंग्वेज के बेसिस पे एजुकेशन होना चाहिए, लिंग्विस्टिक स्टेट होना चाहिए, कभी भी मराठी को जो है ऐसा बढ़ावा नहीं दिया ना। ही गेव द स्लोगन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, आई शेल हैव इट। इसी दौरान होम रूल मूवमेंट के दौरान ही इन्होंने स्वराज मेरा जन्मदिन सिद्ध अधिकार है एंड इसे मैं पाकर रहूँगा, ये नारा इन्होंने दिया था। तिलक की दो न्यूज़पेपर आती थी, मराठा और केसरी। मराठा जो है वो इंग्लिश में छपती थी और केसरी जो है मराठी लैंग्वेज में छपती थी। ये दो जो है इसमें क्या है, प्रोपोगेट करते थे ये अपने होम रूल मूवमेंट को। सो इनको कहा जा सकता है कि दे वर द ऑर्गन्स फॉर होम रूल। मराठा और केसरी ये दोनों न्यूज़पेपर एडिटरशिप ऑफ तिलक में छपते थे। वही अगर बात करें एनी बेसांत की, तो एनी बेसांत जो थी इनका जो लीग था ये बाकी एरिया महाराष्ट्र, बेरार, सेंट्रल प्रोविंस, कर्नाटका को छोड़ के बाकी जो एरिया था वहाँ पे इनको काम करना था। ठीक है, और इनके जो न्यूज़पेपर थे रिलेटेड जिसमें वो प्रमोट करती थी अपने इस आइडिया को, होम रूल मूवमेंट को, वो था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। इनके दो जो है एडिटरशिप में दो पेपर छपते थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। सी क्वाइन द टर्म कॉमनवेल्थ। ठीक है, जॉर्ज अरुंदले इनके जो है सेक्रेटरी थे, इनको हेल्प करते थे जॉर्ज और अरुंदले। जैसे कि महात्मा गांधी के सेक्रेटरी कौन थे, आप कमेंट कर दोगे क्या? चलो मैं बता देता हूँ, देसाई साहब थे। ठीक है, देसाई साहब थे। खैर, अब आते हैं लखनऊ सेशन की बात करेंगे। लखनऊ सेशन जो हुआ कांग्रेस का 1916 में हुआ, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो है जो स्प्लिट हुआ था पहले वो लोग साथ में आए, कांग्रेस लीग पैक्ट साइन हुआ लखनऊ सेशन में ही। इसी सेशन में महात्मा गांधी भी पहुँचे। ठीक है, और इस सेशन में जो है महात्मा गांधी के पहुँचने के बाद राजकुमार शुक्ल जो कि बिहार से आए थे, उन्होंने उन्हें कन्विंस किया कि चंपारण सत्याग्रह में चलिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सेशन। यहाँ पे तिलक को भी एडमिट किया गया कांग्रेस में फिर से। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है, एंड द टू विंग्स ऑफ कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, वेर वंस अगेन यूनाइटेड एट दिस सेशन। ठीक है, अभी हमने बात कर ली थी। खैर, इसमें जो है लीग और कांग्रेस पैक्ट की बात नहीं करी गई है। खैर, मैंने बता ही दिया कि इसमें लीग और कांग्रेस का पैक्ट भी साइन हुआ, जिसमें कांग्रेस के ने लीग के, मुस्लिम लीग के बहुत सारे डिमांड को माने थे। सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लिया था,
तो कहा जाता है कि कांग्रेस ने गलती करी थी वहाँ पे कि भाई उसी समय अगर लीग के डिमांड के सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं मानते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कॉम्युनलिज्म इतना ऊपर नहीं जाता, एस्पायरेशन नहीं बढ़ता। खैर, अब आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में आया था, ये एक ड्रैकोनियन एक्ट था, ठीक है। तो 1919 में एक सेडिशन कमेटी बैठाई गई थी, दिस वाज हेडेड बाय जस्टिस रॉलेट, और इसी रॉलेट ने कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट बनवाया, जिसका प्रावधान था कि बिना ट्रायल के जब भी किसी को लगता है, सरकार को लगता है कि कोई जो है पार्टिकुलर बंदा सरकार के अगेंस्ट बात कर रहा है, तो बिना ट्रायल के उसको अरेस्ट किया जा सकता था, जो कि अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ है। अगेन अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। भाई ट्रायल करो, जुडिशरी को अगर लगे कि हाँ सही में सेडिशियस एक्टिविटी है तो उसे अंदर करो भाई, बट बिना ट्रायल के आप अंदर करोगे तो ये तो सेडिशियस, ये तो बिल्कुल ही मतलब मनमानी हो गई। सो दिस एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर 2 years, thus सस्पेंडिंग द राइट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस एक रीट होता है, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब जब भी आपको कोई अरेस्ट कर ले तो यू कैन गो टू द कोर्ट, आपका रिप्रेजेंटेटिव चला जाए, आप चले जाओ, एंड आप वहाँ पे कोर्ट से कह सकते हो मुझे अरेस्ट कैसे कर लिया बिना ट्रायल के। तो उस केस में कोर्ट जो एक रिट जारी करती है कि भाई हेबियस कॉर्पस है, तुम इस बंदे को मेरे पास भेजो पहले, अब ट्रायल होगा, उस ट्रायल में अगर कोई गिल्टी है तो ठीक है, नहीं है तो उसको फ्री छोड़ा जाएगा। तो ये जो राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस था इसे सस्पेंड किया गया। इसके अगेंस्ट में जो है मूवमेंट चला, इसके अगेंस्ट में जो है रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में पीसफुली लोग जमा हुए थे जालियांवाला बाग में। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को अरेस्ट किया गया था, पंजाब के बहुत बड़े नेता थे ये लोग। इनको मतलब रिसेंटमेंट के तौर पे लोग पीसफुली जमा हुए थे कि भाई ये गलत है, इनको बिना ऐसे ट्रायल के रॉलेट एक्ट से आपने अरेस्ट तो कर लिया, बट गलती क्या है इनकी, इतनी बड़ी गलती नहीं है, सेडिशियस मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ट्रायल के बिना कैसे किया। वो जमा हुए थे और जनरल डायर ने उस एक ही गेट था, उस गेट को बंद करके और ओपन फायर करवा दिया लोगों पे। बहुत सारे लोग, उसमें एक कुआं है, कुएं में कूद के मर गए, बहुत सारे लोग गोलियों से मरे, बहुत सारे लोग। जालियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खैर, अब हम देखते हैं गांधी जी का अराइवल। गांधीयन फेज यहाँ से शुरू हो जाता है, गांधी जी का अराइवल होता है और गांधीयन फेज शुरू होता है, तो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह इनका जो था, गांधी जी इनिशियली देखो 1915 में तो आए, 1915 में 9 जनवरी को आए थे, और ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रवासी थे, प्रवासी भारतीय आया था इंडिया, तो इसीलिए इस डेट को है 9 जनवरी को अब हम एनुअली प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो गांधी जी का अराइवल 1915 में, इनएक्टिव रहे 1-2 साल तक। 1917 में पहला इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया। मैंने बताया था ना कि 1916 में गांधी जी भी पहुंचे थे, बट इनएक्टिव थे, बस मॉनिटर कर रहे थे देश की एक्टिविटी को। यहाँ पे राजकुमार शुक्ल पहुंचे, और उनको पता था कि गांधी जी बहुत बड़े तुपंची हैं, साउथ अफ्रीका में ये किया वो किया, उनको पता था राजकुमार शुक्ल को। राजकुमार शुक्ल बिहार के चंपारण से पहुंचे थे और वो भी एक किसान नेता थे, चाहते थे कि गांधी जी जो है पार्टिसिपेट करें, चंपारण चले और जो चंपारण के किसानों की समस्या है 3 कठिया सिस्टम की वजह से उसे सॉल्व करें। तो इसी रिक्वेस्ट पे गांधी जी जो है चंपारण पहुंचे थे 1917 में, और वहाँ पे सक्सेसफुल मूवमेंट किया उन्होंने और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुआ था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। जो बोनस नहीं मिल रहा था उसको दिलवाया इन्होंने, कम बोनस ही दिलवाया लेकिन दिलवाया। खेड़ा सत्याग्रह एक एग्रीरेनियन जो है सत्याग्रह था, वहाँ पे जो है रेवेन्यू कलेक्शन का इशू हो रहा था। खेड़ा में जो है क्रॉप फेलियर हो गए थे, ड्रॉट की वजह से फसल हुई नहीं थी, और किसानों को जो है कोई रियायत नहीं दी जा रही थी, उनको टैक्स बोला जा रहा था कि जो रेवेन्यू है वो देना पड़ेगा। अब उसके अगेंस्ट में जो है यहाँ खेड़ा में पहुँचे, यहाँ पे कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया। तो पहला जो है इसमें बोला जाता है कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जो है यहाँ पे अहमदाबाद मिल में किया इन्होंने। पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने चलाया चंपारण सत्याग्रह में। पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनका था खेड़ा। तो ये फैक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फैक्ट पूछ लेता है कि फर्स्ट जो है
किस इन्होंने मूवमेंट में हंगर को एक अपना टूल की तरह यूज़ किया था, तो वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। किस मूवमेंट में इन्होंने पहली बार नॉन कोऑपरेशन यूज़ किया, तो वो था खेड़ा सत्याग्रह। किस में इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस जो है लगाया, वो था चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह दोनों हुआ। चलिए अब बात करेंगे जालियांवाला बाग मैसेकर की। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, फिर भी मैं बताता हूँ एक बार और आपको कि 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था ये कांड, और काफ़ी बुरा था ये, बहुत लोग मरे थे इसमें, काफ़ी बुरा था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट को लेकर लोगों में मास एजिटेशन था, और उसी पे क्या हुआ, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को अरेस्ट कर लिया गया था प्रोटेस्ट करने के अगेंस्ट में, और उसी के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग पीसफुली, अनआर्म्ड क्राउड था, कोई भी आर्म इसके पास नहीं था इन लोगों के पास। 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, वहाँ पे जालियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, इकट्ठा हुए थे उस ग्राउंड में। जनरल ओडायर जो था, ये मिलिट्री कमांडर था उस समय अमृतसर का, इसने जो है अपनी ट्रूप्स को वहाँ भेजा एंड उस पूरे बाग को घेर लिया बिल्कुल, और एक गेट था उसको क्लोज कर दिया और शूट आउट शुरू करा दिया, लोगों के ऊपर ओपन फायर शुरू कर दिया। थाउजेंड्स वेर किल्ड एंड वुंडेड। कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ ना, कुआं है, कुएं में कूद गए, कुछ लोग गोली से मर गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जब इंसिडेंट उनको पता चला, काफ़ी दुखी हुए, और नाइटहुड जो उनको मिला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट नाइटहुड की उपाधि देती थी, उसको इन्होंने लौटा दिया, रिनाउंस कर दिया, बोला मैं इसको त्याग कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। अब आता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट की बात करेंगे तो खिलाफत मूवमेंट जो है दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट ये खलीफा, तुर्की का नाम सुना होगा, तुर्की के खलीफा के अगेंस्ट में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने के साथ जुड़ा था। तुर्की ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ रहा था, तो उसके साथ बहुत बुरा किया गया। जीतने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी खलीफा के जो है बहुत सारे राइट्स छीन लिए थे और काफ़ी डिमीन किया गया था। तो इससे क्या है, हमारे इंडियन जो मुस्लिम थे वो खलीफा को सपोर्ट करते थे, उनके अंदर एक बुरी भावना जगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट ये मूवमेंट देखिए, खिलाफत मूवमेंट 1920 से 22 तक चला, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ ये मर्ज हो गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज हो गया था क्योंकि गांधी जी को दिखा कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने का एक अच्छा मौका है, और इस मौके पे चौका लगाया। तो 19 से 20 से लेकर 22 तक के बीच में खिलाफत मूवमेंट चला। और बैकग्राउंड मैंने बता ही दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 में छिड़ा था और 1919 तक चलता रहा था। इसी वर्ल्ड वार में तुर्की जो है वो उसने एलाई किया अपने आप को जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ में, ठीक है, और अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ये लड़ने लग गया। द इंडियन मुस्लिम्स रिगार्डेड द सुल्तान ऑफ तुर्की एज देयर स्पिरिचुअल लीडर, खलीफा मानते थे इनको। एंड आफ्टर द वॉर ब्रिटिश रिमूव्ड द खलीफा फ्रॉम पावर एंड फ्रेगमेंटेड तुर्की, तुर्की को बिल्कुल तोड़ दिया ब्रिटिश ने। हेंस मुस्लिम जो थे डिफरेंट वर्ल्ड में मुस्लिमों ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। इंडिया में भी ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, मतलब रिसेंटमेंट तो वर्ल्ड में था, बट इंडिया में जो स्टार्ट हुआ वो खिलाफत मूवमेंट था फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ खलीफा पोजीशन। अब आते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे। तो ये खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पैरेलली चल रहा था, एक साथ ये जुड़ गया था, एक ही हो गया था ये मूवमेंट, ठीक है। एंड इट वाज फर्स्ट मास, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये भारत का पहला मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है। गांधी जी के नेतृत्व में पहला मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका भी फेट इतना अच्छा नहीं रहा, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, खैर। सो द डिसीजन टू नॉट कोऑपरेट, मतलब नॉन कोऑपरेशन का मतलब ये यही है कि कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के तो चलेगी कैसे, गिर जाएगी सरकार, भाग जाएंगे यहाँ से, ऐसा सोच के ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था। तो द डिसीजन टू नॉट कोऑपरेट इन द मोस्ट पीसफुल मैनर विद द गवर्नमेंट वाज नॉन कोऑपरेशन एंड इट्स लॉ वेयर इंडोर्स्ड एट एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इन नागपुर। 1920 में इसे सहमति दे दी गई, नागपुर सेशन में इसे अप्रूव कर दिया गया कि भाई हाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। द नागपुर सेशन ऑल्सो मेड चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चेंज आया था, जिसमें लोकल कमिटीज़ फॉर्म करने की बात करी गई थी, और हुआ भी गांधी जी के इंस्टेंस पे।
सो गांधी जी विड्रू द मूवमेंट, इस मूवमेंट को विड्रॉ किया उन्होंने। क्यों विड्रॉ किया? क्योंकि एक सब अर्ब है चौरी चौरा, ये गोरखपुर के आसपास ही पड़ता है, बहुत नज़दीक है वहाँ से। और वहाँ पे क्या हुआ कि एक पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिस मैन थे, उनको घेर के लोगों ने जला दिया, जिंदा जला दिया। क्यों जलाया? क्योंकि जालियांवाला बाग जैसा उनको लगने लग गया, क्योंकि वो लोग क्या है ना, पुलिसों ने थोड़ा हरकत कर दी, गन वन लेके बाहर निकल गए, फायर करने लग गए। तो गुस्से में मॉब जो है उनको घेर के वहीं पे पुलिस के अंदर, उसके अंदर ही जला दिया। और ये 1922 में ही इंसिडेंट हुआ था, 21 नहीं होगा, 22 में हुआ था। सो इन दिसंबर 1922 ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म होने के बाद अब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई क्लियर गोल नहीं दिख रहा था कि भाई अब हम क्या करें। अभी तक तो हमने ठीक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, ठीक ठाक चल रहा था, गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया यार। तो फिर से जो कुछ लोग थे जैसे मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास, इनको अब लगने लग गया कि अब क्या करें हम लोग। तो इन्होंने कहा कि फिर से हम चलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है इलेक्शन लड़ेंगे, एक पार्टी बनाते हैं। तो स्वराज पार्टी इन्होंने 1923 में बनाया। सो देखिए 1922 दिसंबर में CR दास और मोतीलाल नेहरू फॉर्म द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी विच with CR Das as a president and Motilal Nehru as a secretary, it worked within the Congress. ठीक है, they advocated the nationalists should end the boycott of legislative council enter them। जो खिलाफ स्वराज पार्टी वाले लोग थे, स्पेशली मोतीलाल नेहरू और CR दास, ये बोल रहे थे कि नेशनलिस्ट जो हैं अब तक तो वो बोलने लग गए हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाइकाट करो, वहाँ पे अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वहाँ नहीं बैठेंगे। नहीं यार, ये ठीक नहीं है, फिर से हमें इंटर करना चाहिए और सरकार को बाइकाट करना चाहिए सरकार का। सो हमें घुस के वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल पे हमें जो वर्किंग है ऑफिशियल प्लान जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना है, हमें उनके जो है वीकनेसेस को एक्सपोज करना है। ये स्वराजिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। हमें ट्रांसफॉर्म करना है इनटू एरिनाज ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, कि भाई हम भिड़ेंगे ब्रिटिशर्स से, हर चीज़ पे भिड़ेंगे, लॉ को पास ही नहीं होने देंगे। दस यूज देम टू अराउज द पब्लिक इंथुसियाज्म, दे वर प्रो चेंजर्स। और जो लोग कह रहे थे कि हम लोग जो है नहीं जाना चाहते हैं फिर से काउंसिल में, हम लोग अब जो है नॉन कोऑपरेशन के जैसा ही कोई नया मूवमेंट चलाएंगे जिसमें ब्रिटिशर्स के साथ हम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, उनके बिल्कुल भी जो है काउंसिल में तो घुसेंगे नहीं, वो लोग कहलाए नो चेंजर, प्रो चेंजर और नो चेंजर, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी बाबू, राजेंद्र प्रसाद एंड अदर्स अपोज द काउंसिल एंट्री, और ये लोग कहलाए नो चेंजर्स, नो चेंजर। जो लोग प्रो चेंजर थे जैसे मोतीलाल नेहरू, जैसे कि CR दास, वो चाहते थे कि काउंसिल में फिर से एंट्री हो। अब आता है साइमन कमीशन 1927 में, साइमन कमीशन। सो 1927 इन 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है साइमन के नेतृत्व में बनाई थी, इसलिए साइमन कमीशन बोला गया। 1927 में कॉन्स्टिट्यूट की गई, क्योंकि एक प्रावधान था कि जो 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, इसका रिव्यू होना था कि भाई ये कैसा काम कर रहा है। तो ये रिव्यू के लिए साइमन कमीशन बनाया गया। इसमें दिक्कत कुछ बहुत नहीं थी, दिक्कत मेनली जो दिक्कत थी कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर ही नहीं था, ऑल वाइट मेंबर ये था, मतलब जो 7 के 7 मेंबर थे इसमें सातों वाइट थे, कोई भी इंडियन नहीं था। सो इट इज़ नोन पॉपुलरली बाय द नेम ऑफ चेयरमैन साइमन, साइमन के नाम पे साइमन कमीशन बोला जाता है, टू गो इनटू द क्वेश्चंस ऑफ फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। उस 1919 वाले का जो है रिव्यू भी करना था और फॉर फर्दर कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाएगा वो भी बताना था इस कमीशन को। सो इंडियंस अपोज टू इट बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी वेर वाइट। 7 के 7 मेंबर थे, सातों मेंबर वाइट थे, तो इसलिए इंडियंस ने इसे अपोज किया। ऑन इट्स अराइवल इन इंडिया ऑन 3 फरवरी 1928 द कमीशन वॉज ग्रीटेड विद द हड़ताल्स एंड ब्लैक झंडे दिखाए गए, काला फ्लैग दिखाया गया, अंडर द स्लोगन साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए। फिर आता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आया, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट आता है, नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आया। ऑल इम्पॉर्टेंट इंडियन लीडर्स एंड पार्टीज ट्राइज टू मीट द चैलेंज ऑफ साइमन कमीशन बाई गेटिंग टुगेदर, ठीक है। कि जो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था, जिसमें बोला गया कि भैया ऐसा नहीं है,
तुम ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में नहीं सोच सकते हो साथों के साथों वाइट होके, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ तैयार कर सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट तैयार करेंगे। ऑल्टरनेटिव स्कीम था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का ये, कि भाई साइमन कमीशन की ही क्यों माने, हम अपना बनाएंगे। सो नेहरू रिपोर्ट जो है इट वाज टेबल्ड इन 1928 बाई मोतीलाल नेहरू। बाबूजी थे ये जवाहरलाल नेहरू के, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ये टेबल किया था। फिर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का 1929 में, जहाँ पे अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है एजेंडा बन गया था, गोल बन गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सो इस सेशन को अब जो है थोड़ा सा ट्रेंड भी यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गया कि अर्लियर जो सेशन हुआ करते थे 1929 से पहले, वहाँ पे थोड़ा सीनियर बंदे को, मतलब कांग्रेस में बड़े बड़े नाम को होते थे, सीनियर लोगों को प्रेसिडेंट बनाया जाता था। अब युवाओं के हाथ में कमान देना शुरू हुआ, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन जिसमें प्रेसिडेंट बनाया गया, वो था लाहौर सेशन 1929 में ऐसा हुआ। एंड गांधी कम बैक टू एक्टिव पॉलिटिक्स बाय दैट टाइम, क्योंकि वो 1922 के बाद थोड़ा सा छोड़ दिया था अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स से, फिर से वापस आए और एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल हुए गांधी जी। सो दिस सेशन पास्ड ए रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, जहाँ पे बोला गया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारा जो होगा टारगेट होगा, और इसमें 1 साल का अल्टीमेटम भी दिया गया सरकार को कि भाई अगर आप नहीं मानोगे, पूर्ण स्वराज हमें नहीं दोगे, तो हम जो है मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया था। सो यहाँ पे पूर्ण स्वराज जो है अल्टीमेट गोल बनाया गया कांग्रेस का अल्टीमेट गोल बनाया गया पूर्ण स्वराज। एंड ऑन 31 दिसंबर 1929 द न्यूली एडॉप्टेड जो ट्राई कलर था उस समय 1929 में, न्यूली एडॉप्टेड ट्राई कलर, उसको होस्ट किया गया, फहराया गया 26 जनवरी 1930 को। एंड दिस वाज फिक्स्ड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के तौर पे 26 जनवरी 1930 को मनाया गया झंडा फहरा के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है भैया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 वाला। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है 1930 वाला। सो द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था विथ हिज फेमस दांडी मार्च। इन्होंने साबरमती आश्रम से अपने कुछ 78 चूजन फॉलोअर अनुयायियों के साथ मार्च स्टार्ट किया इन्होंने, और पहुंचना था इन्हें दांडी। अच्छे खासे डिस्टेंस को कवर करना था, 375 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके दांडी में पहुंच के इन्होंने वहाँ पे समुद्र के पानी से नमक बना के नमक कानून को तोड़ा। सो टुगेदर विथ 78 अच्छा एक चीज़ और, ये 12 मार्च को निकले थे और 6 अप्रैल को वहाँ पहुँच गए थे और कानून तोड़ दिया था, दांडी में पहुँच गए। सो टुगेदर विथ 78 चूजन फॉलोअर्स गांधी वॉकड नियरली 375 किलोमीटर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। दांडी इज़ ए विलेज ऑन द गुजरात सी कोस्ट पड़ता है, वहाँ पे पहुँच के इन्होंने जो है नमक कानून को तोड़ा। खैर अब आता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में, इसकी बात करेंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1930 में। ये क्यों किया गया? क्योंकि अब जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हलचल फैल गई कि भाई ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हटाएं और बात करें आके हमसे, और कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होगा उसमें कोऑपरेट करें। तो इसके लिए इन्होंने लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराए, जो कि 1930 में पहला हुआ, 31 में दूसरा हुआ और 32 में तीसरा हुआ। और पहले में तो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तीसरे में भी नहीं किया। ओनली एक सेशन था, दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया कांग्रेस ने। सो कांग्रेस बाइकाट किया इस कॉन्फ्रेंस का, बोला हम पहुँचेंगे नहीं। बाकी लोग पहुँचे, बाकी पार्टियाँ पहुँची, अम्बेडकर साहब पहुँचे, बहुत लोग पहुँचे। मुस्लिम लीग जो पहुँची वहाँ पे, उसको रिप्रेजेंट किया मोहम्मद अली ने। आगा खां भी पहुँचे, फजुल हक पहुँचे, मोहम्मद अली जिन्ना पहुँचे, हिंदू महासभा से पहुँचे मुंजे और जयकर कि भाई ठीक है चलो चलते हैं, हम भी चलते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग पहुँच रही है तो हिंदू महासभा भी जाएगी। तो दोनों लोग पहुँचे वहाँ पर। तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि एंड श्रीनिवास शास्त्री लिबरल्स थे, ये ऑल्सो वहाँ पे पहुँचे, ये लोग भी पहुँचे। तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि, ये लिबरल लोग थे, कांग्रेस के पार्ट नहीं थे, लिबरल थे, ये पहुँचे वहाँ। फिर क्या हुआ कि देखा गया कि भाई देश का सबसे बड़ा पार्टी है, देश का सबसे बड़ा नेशनल मूवमेंट के चला रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसको टेबल पे लाना ज़रूरी था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो जब तक नहीं आती तब तक जो है बात बढ़ती नहीं आगे।
कि भाई कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाए, कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, मेन टारगेट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म किया जाए। तो हुआ क्या कि गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। गांधी जी को मनाने के लिए इरविन ने कुछ प्रस्ताव रखे और बदले में गांधी जी ने भी बोला कि मेरी भी बात मानो। दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ और राजी हो गए गांधी जी कि भाई चलो कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट करेगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट भी किया। सो अंडर दिस पैक्ट द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज ऑल दोज पॉलिटिकल प्रिजनर्स हु हैड रिमेन्ड नॉन वायलेंट। सरकार ने माना, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना कि वैसे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो कि नॉन वायलेंट एक्टिविटी में थे, वायलेंट नहीं हुए, उनको छोड़ दिया जाएगा। बट गांधी जी के ऊपर ब्लेम लग गया हमेशा के लिए कि भाई आपने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्यों नहीं बचाया, उनको फांसी होने देने लग गए। आप अड़ जाते तो वो भी हो जाता, ठीक है। राइट टू मेक सॉल्ट फॉर कंजम्पशन गांधी जी की बात थी। इरविन ने मान लिया कि ठीक है सॉल्ट पे टैक्स हटा दिया जाएगा और जो सॉल्ट बनाने का राइट है आप लोगों को दे दिया जाएगा। एंड द कांग्रेस टू सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस, इसके तरफ से, इरविन की तरफ से मांग था कि कांग्रेस जो है अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रही है उसे ख़त्म कर दे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगा ताकि आगे की कार्रवाई की जाए, बात करी जाए। अब आता है कराची सेशन। कराची सेशन पहले हुआ 1931 में एंड कराची सेशन ने गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया कराची सेशन ने, जो 1931 में हुआ। उस बात को मान लिया कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। दिस सेशन इज ऑल्सो मेमोरेबल फॉर इट्स रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि कौन सा सेशन है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का जो है रिजोल्यूशन लिया गया, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम लाया गया विद द एफर्ट्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि ये सोशलिस्ट नेचर के हो चुके थे ये लोग। तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स की बात करने लग गए। ये लोग जो है फर्दर नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या होगा उसकी बात करने लग गए। तो यहाँ पे इसे जो है ये रिजोल्यूशन को पास किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। 1931 में गांधी जी पहुँच गए इंग्लैंड में। इनके साथ थी सरोजनी नायडू भी थी और इनके देसाई साहब भी थे, इनके सेक्रेटरी। सो गांधी वेंट टू इंग्लैंड इन सितंबर 1931 to attend the second round table conference, but British government refused to concede the basic nationalist demand for freedom on the basis of immediate grant of dominion status with the complete control over the defense, external affair and finance. ब्रिटिश गवर्नमेंट रेजिस्टेंस कर रही थी, बोल रही थी कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस नहीं दे सकते हैं आपको। गांधी जी ने कहा कि ए नेशन विदाउट डिफेंस अंडर हिज कंट्रोल इज़ अ वीक नेशन, हो ही नहीं सकता है, इट विल टैटर टू द डेथ। गांधी जी ने कहा कि हमें डिफेंस चाहिए, एक्सटर्नल अफेयर चाहिए, फाइनेंस चाहिए, हमारे हाथ में चाहिए, इमीडिएटली अभी डोमिनियन स्टेटस दे दो, कंप्लीट कंट्रोल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस पे कर दो, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और ये मानी नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उल्टा गांधी जी को काफ़ी दुत्कारा वहाँ पे, बोला अब जा तू, अब तेरा जो है नेक्ट फ़कीर बोल दिया गया, बोला गया कि अब तेरी कोई बात नहीं मानी जाएगी, जा। ठीक, गांधी जी मुँह लटका के आ गए। फिर क्या हुआ, पूना पैक्ट एक साइन हुआ, काफ़ी फेमस है पूना पैक्ट 1932 में। क्यों साइन हुआ, क्योंकि एक कॉम्युनल अवार्ड आया था रैमसन मैग्सेसे के द्वारा, उस समय ब्रिटिश पीएम था वो। तो ये कॉम्युनल अवार्ड क्या था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला प्रावधान आपने सुना था ना मुस्लिमों के लिए, वो ही प्रावधान अब जो है यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास यानी कि मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, वुमेन और बैकवर्ड क्लासेस तक पहुँचाया जाए। तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस जुड़ गया ना, तो वो एक जो है, अब पहले तो हिंदू मुस्लिम तक लिमिटेड था, अब ये मतलब कि जो डाउन ट्रोडन है बैकवर्ड क्लासेस, उनके भी बंदे उनको चुनेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा। ये गांधी जी को पसंद नहीं आया। सो रैमसे मैकडोनल्ड अनाउंस द प्रपोजल ऑन द माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नोन एज कॉम्युनल अवार्ड, 1932 में आया था कि माइनॉरिटियों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत। फर्दर वो एक्चुअली फूट डालो राजकर वाली नीति को अपनाया हुआ था उन्होंने। अंडर दिस द डिप्रेस्ड क्लासेस सच एज मुस्लिम्स, सिख्स, Indian Christian, Anglo Indians, women and backward classes were to be considered as the minority and the award would make them entitled to the right of separate electorate. Gandhi reacted strongly to the proposal. He considered the depressed class as an integral part of Hindu society. बोला आप इसको भी मत तोड़ो,
ऐसे तो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, वो तो हमेशा फिर हम उन्हें दलित ही मानते रहेंगे कि भाई उनको तो अलग ही सेपरेट इलेक्टोरेट है, तो दलित ही है, तो फर्दर आप हिंदू सोसाइटी को भी तोड़ रहे हो। तो गांधी जी अड़ गए, फास्ट एंड टू डेथ इन्होंने रख दिया येरावाड़ा जेल में। अब बात करें इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, ठीक है। तो उसके बाद जो है पूना पैक्ट साइन हुआ, एक तो कंक्लूजन यहाँ पे दिया ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, बी आर अम्बेडकर साहब इसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गांधी जी येरावाड़ा जेल में फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ गए। तो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, गांधी जी मरने को हो गए थे, तो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ जिसे कहते हैं पूना पैक्ट, जिसमें गांधी जी ने बोला कि भाई इनके लिए सीटें रिजर्व कर देंगे बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। तो सीटें बढ़ाई गई और रिजर्व करी गई इनके लिए, बी आर अम्बेडकर साहब भी मान गए, ठीक है। पूना पैक्ट साइन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। क्या क्या इम्पैक्ट हुआ इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो जानना जरूरी है। सो कांग्रेस जो है इट स्वेप्ट पोल इन मोस्ट प्रोविंसेस 1937 में, क्योंकि इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था और 1937 में इलेक्शन हुआ, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया तो मैक्सिमम प्रोविंस में जीत के आए। द लेफ्ट पार्टीज इमर्ज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव इन द पॉलिटिक्स एंड सम कांग्रेस एक्टिविटीज फॉर्म्ड द सोशलिस्ट ग्रुप। नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जो थे वो सोशलिस्ट ग्रुप के जो है लीडर की तरह के उभरे। ये सब कुछ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इम्पैक्ट था। एक तो मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला तो लोगों ने साथ दिया था, तो उनको पता चल गया कि भाई कांग्रेस को अगर चुनेंगे, पोल इलेक्शन हुआ 1937 में, तो कांग्रेस उसमें इमर्ज हुई विक्टोरियस मैक्सिमम में। मुस्लिम लीग भी कहीं कहीं जीती बट मैक्सिमम जो है जीता कांग्रेस ने। लेफ्ट पार्टी भी उस समय आई ऑल्टरनेटिव के तौर पे, सीपीआई वगैरह। सोशलिस्ट ग्रुप जो था नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के रूप में लीडर की तरह से इमर्ज हुआ। अब आता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे। सो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ अगेन लंदन में हुआ। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थे लंदन में हुए एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ लंदन में। तो कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया अगेन। ओनली एक जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, बाकी दोनों में नहीं किया। एक सवाल और आता है कि कौन से ऐसे पर्सनालिटी है जो कि तीनों में पार्टिसिपेट किया। तीनों में आंसर है बी आर अम्बेडकर। फर्स्ट में भी किए थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी किए थे और थर्ड में भी किए थे। सो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये लंदन में हुआ 1932 में। द कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, ठीक है। द डिस्कशन लेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पास हो गया इसी डिस्कशन में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पास हुआ। अब आता है सेकेंड वर्ल्ड वार एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो अगला जो पॉइंट है वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नेशनल मूवमेंट, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नेशनल मूवमेंट। तो लॉर्ड लिनलिथगो डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी एट वॉर विद द प्रायर एसेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी एट वॉर विद द प्रायर एसेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। मतलब कि देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया 1939 में और बिना परमिशन के कोई वायसराय अगर किसी देश का बोल दे कि भाई तुम लड़ाई में हो हमारे साथ, ये भी ठीक नहीं है ना। तो ये काफ़ी हर्ट किया कांग्रेस को और कांग्रेस ने एग्री किया टू सपोर्ट ब्रिटेन ओनली इन रिटर्न ऑफ इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा कि भाई ठीक है, अगर हमें तुम्हारे साथ ही देना है, तुम्हारे साथ अगर लड़ना ही है वर्ल्ड वार 2 में, तो ये तुम वादा करो कि आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस दोगे हमें इस लड़ाई के बदले में। सो द वायसराय कुड प्रॉमिस दिस ओनली आफ्टर द वार, ठीक है। वायसराय बोला कि एंड इन नवंबर 1939 द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। वायसराय ने बोला कि पहले लड़ लो, उसके बाद मैं देखता हूँ कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। इन्होंने बोला कि अभी हमें ग्रांट करो और अभी हमसे सपोर्ट लो, तुम्हारे साथ लड़ेंगे लेकिन अभी हमें ग्रांट करो कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो वायसराय नाट गया। मना करने की वजह से कांग्रेस ने प्रोटेस्ट में जो मिनिस्ट्री बनाई थी इनिशियली, उसको प्रोटेस्ट के तौर पे रिजाइन कर दिया, जितनी भी मिनिस्ट्री कांग्रेस ने बनाई थी। द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व दिस एज डिलीवरेंस डे। 22 दिसंबर 1939 को डिलीवरेंस डे के तौर पे मुस्लिम लीग ने इंजॉयमेंट के तौर पे, डिलीवरेंस के तौर पे मनाया इसको कि भाई ठीक है, कांग्रेस की सरकार गिर गई। ओके, नेक्स्ट है द सत्याग्रह वॉज केप्ट लिमिटेड so as not to embrace Britain's war effort by a mass upheaval in India.
सत्याग्रह जो था, अब देखो किसी को पसंद नहीं था, महात्मा गांधी को भी पसंद नहीं था जिस तरीके का अप्रोच जो है नाजी पार्टी अपना रही थी, यानी कि हिटलर अपना रहा था। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को भी पसंद नहीं था, और ये जो है वार उनको ब्रिटेन का कॉज जो है सही लग रहा था। तो बोला कि चलो सत्याग्रह करेंगे बट लिमिटेड करेंगे ताकि ब्रिटेन को ज़्यादा असर ना पड़े। अब देखिए अगस्त ऑफर आया 1940 का। अब ये देख रहा था कि भाई ब्रिटेन ने देखा कि कहीं ना कहीं ये तो सपोर्ट कर नहीं रहे हैं हमें, ये तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो कैसे इनको ललचाया जाए। तो एक अगस्त ऑफर दिया इन्होंने। जो वायसराय था लिनलिथगो पुट फॉरवर्ड ए प्रपोजल दैट इंक्लूडेड, बोला कि भाई हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे इन द अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, मतलब कि कुछ डेट नहीं बताया कि कब डोमिनियन स्टेटस देंगे, बोले दे देंगे, ऐसे नहीं होता। इस अगस्त ऑफर में ऐसा था। ए पोस्ट वार बॉडी टू इनेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बोला वार जैसे ख़त्म होगा एक बॉडी बनाई जाएगी ताकि कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाए, ठीक है, ये भी बोला इसने। साथ में इसमें ये था कि एक्सपेंशन होगा गवर्नर जनरल के काउंसिल का विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज ऑल्सो। अरे इससे हमें क्या फ़ायदा था। कांग्रेस रिजेक्टेड द प्रपोजल बट द लीग एक्सेप्टेड इट। अगस्त ऑफर को कांग्रेस ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, बोला हम इसे नहीं लेंगे, हम इसे नहीं, इस बेट को हम नहीं पकड़ेंगे। बट मुस्लिम लीग, चूँकि मुस्लिम लीग को फुल सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटेन का, तो वो मान गई। इसी के बाद जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ, और पहले जो इंडिविजुअल सत्याग्रही बने वो आचार्य विनोबा भावे थे पहले, दूसरे ऑफकोर्स जवाहरलाल नेहरू बने। तो ये सवाल आता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह करने वाला पर्सन, तो वो था विनोबा भावे। सेकेंड थे जवाहरलाल नेहरू साहब। इंडिविजुअल जो सत्याग्रह लॉन्च हुआ ये सितंबर 1940 में लॉन्च हुआ। इंडिविजुअल जो सत्याग्रह लॉन्च हुआ गांधी जी के द्वारा ये सितंबर 1940 में लॉन्च हुआ। विनोबा भावे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सेकेंड सत्याग्रही थे। फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942 वाला। क्रिप्स मिशन आता है 1942 वाला, ठीक है, क्रिप्स मिशन आता है 1942 वाला। तो एक मिशन है ये क्रिप्स मिशन, ए मिशन अंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन के नेतृत्व में आता है क्रिप्स मिशन। It came India in March 1942. He proposed a dominion status for India. British government's refusal of accepting immediately the Congress demand of forming national government was cause of failure of this mission. देखिए कांग्रेस चाहती थी कि इमीडिएट जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म कर दी जाए, कांग्रेस की जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर दी जाए, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मना कर रही थी कि इमीडिएटली तो नहीं होगा भैया, ये तो नहीं हो सकता है। तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। उन्होंने बोला था कि डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, बट ये बोले थे तुरंत हमें जो है सरकार बनानी है, तो क्रिप्स मिशन जो है फेल हो गया। क्रिप्स मिशन के फेलियर का ही रिजल्ट था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ये रिजल्ट था क्रिप्स मिशन के फेलियर का। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है डू और डाई का नारा इसमें उभर के आया, गांधी जी ने दिया था। 1942 में स्टार्ट हुआ। ग्वालियर टैंक बॉम्बे में एक जगह है, वहीं पे कांग्रेस की ऑल इंडिया कमेटी बैठी थी 8 अगस्त 1942 को, ग्वालियर टैंक, ठीक है, बॉम्बे में। इट पास द फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एंड प्रपोज्ड टू स्टार्ट ऑफ ए नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल अंडर द गांधी जी लीडरशिप, ठीक है, नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल स्टार्ट किया जाएगा गांधी जी के लीडरशिप में। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन में ऐसा बोला गया, प्रपोज किया गया। सो द मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्धा प्रपोजल एंड ए लीडर लेस रिवोल्ट था। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन 0 आवर चलाया सरकार ने। क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जैसे ही पता चला कि क्विट इंडिया मूवमेंट तो लॉन्च हो गया है, तो ऑपरेशन 0 आवर अर्ली इन द मॉर्निंग 9 अगस्त को बड़े से बड़े जो नेता थे उस समय के कांग्रेस के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद सब जेल में चले गए। तो इसलिए इसे लीडरलेस जो है मूवमेंट भी कहा जाता है, वर्धा प्रपोजल भी कहा जाता है। गांधी टोल्ड द ब्रिटिश टू क्विट एंड हैव इंडिया इन गॉड्स हैंड, ठीक है, बोला कि तुम छोड़ के जाओ, भगवान के हाथ में हमें छोड़ दो। हिज मैसेज वर डू और डाई, बोला कि अब जो है वो करो और मनो का नारा है, ठीक है। वी शुड डू एफर्टलेस, मतलब फुल एफर्ट के साथ जो है हमें काम करना है। अगर हम अचीव नहीं कर पाए आज़ादी तो हम लोग उसी एफर्ट में मर जाएं भले। तो डू और डाई का जो है नारा यहाँ पे गांधी जी ने दिया।
द मर्चेंट कम्युनिटी एंड कैपिटलिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट, नहीं उन्होंने पार्टिसिपेट, ये पॉइंट है। मर्चेंट कम्युनिटी कैपिटलिस्ट को लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी भी रहेगी, और रहेगी तो उनसे पंगा क्यों लेना है, ठीक है, तो वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे। द मुस्लिम लीग केप्ट अलूफ एंड द हिंदू महासभा कंडेम द मूवमेंट, क्योंकि हिंदू महासभा को भी लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं हमें जो है हिंदू महासभा के हाथ में कहीं शासन आ जाए। सो द कम्युनिस्ट पार्टी डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट ऑल्सो, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी सपोर्ट नहीं किया। सी राजगोपालाचारी ऑल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। डिमांड फॉर पाकिस्तान, अब आता है डिमांड फॉर पाकिस्तान, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, डिमांड फॉर पाकिस्तान। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने, he was the first person and first time he suggested that the frontier province including सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर, इन सब को मिला दिया जाए, ठीक है, फ्रंटियर प्रोविंस को, सिंध को, बलूचिस्तान को और कश्मीर को मिला दिया जाए, एंड इसे एक मुस्लिम स्टेट बना दिया जाए विद इन द फेडरेशन, एक मुस्लिम स्टेट बना दिया जाए। द फियर ऑफ मुस्लिम टू बी सब्जुगेटेड बाई हिंदूज इन फ्री इंडिया वॉज रियलाइज बाई जिन्ना, कि भाई कहीं ना कहीं सेकेंड सिटीजनशिप का कहीं दर्जा देंगे हमें, आज़ादी के बाद मुस्लिमों को सेकेंड सिटीजनशिप का दर्जा मिल जाए, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है, माइनॉरिटी में है मुस्लिम। तो जिन्ना को ये बात थोड़ी सी रियलाइज हुई एंड ही डिमांडेड फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। एंड दिसंबर 1943 के कराची सेशन में, जो कि मुस्लिम लीग का सेशन था, दिसंबर 1943 के कराची सेशन में मुस्लिम लीग ने एडॉप्ट किया डिवाइड एंड क्विट, एक नारा लगाया, स्लोगन दिया कि डिवाइड एंड क्विट, इंडिया बटेगा और हम छोड़ेंगे, डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, वेवल प्लान जिसे कहते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस को ही वेवल प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड वेवल था और उसी ने इसको प्रपोज किया था। सो वेवल प्लान 1945 में आया था। इसके बाद जो है कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जो कि सक्सेसफुल रहा था। खैर, वेवल प्लान वाज ए फेल्योर। इट वाज प्रपोज्ड बाय लॉर्ड वेवल, सजेस्टेड टू सेट अप ए न्यू एक्सिक्यूटिव काउंसिल विथ ओनली इंडियन मेंबर्स, ठीक है, एक्सिक्यूटिव काउंसिल बनाया जाए और ओनली इंडियन मेंबर्स रहेंगे। द वायसराय एंड कमांडर इन चीफ वुड बी द ओनली नॉन इंडियन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। बोला कि वायसराय हमारा ही रहेगा, बस वायसराय और कमांडर इन चीफ जो होगा, जो मिलिट्री का कमांडर इन चीफ होगा, वो हमारा होगा, बाकी सब जो मेंबर है वो नॉन मतलब इंडियन होंगे, बाकी सब मेंबर इंडियन होंगे। इट वुड वर्क अंडर द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, बोला गया जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन 1935 का एक्ट चल रहा था उसी प्रोविजन में ये काम करेगा, बट द डोर वाज ओपन फॉर द डिस्कशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये वेवल प्लान था। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम जो लीग था, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, वुड हैव, बोला कि अच्छा दोनों हिंदू और मुस्लिमों को दोनों इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कर दी गई। अब भाई आबादी हिंदुओं की ज़्यादा है, मुस्लिम की कम है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे दोगे भाई? सीटें तो उस हिसाब से बटेंगी ना जितना पॉपुलेशन होगा। द कांग्रेस हेडेड बाई मौलाना आज़ाद resented being characterized as a caste Hindu organization, and Jinnah demanded the Muslim League to have an absolute choice in choosing Muslim members, so rejected the plan. तो ये प्लान जो है जिन्ना ने भी रिजेक्ट किया, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया, सब ने रिजेक्ट कर दिया। फिर आता है कैबिनेट मिशन, ये सक्सेसफुल रहा। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो आया 1946 में। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, इसमें 3 मेंबर बड़े बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें पैथिक लॉरेंस थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया हुआ करते थे उस समय। इसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, वही क्रिप्स जिनका मिशन फेल हो गया था 1942 में। ये प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड हुआ करते थे उस समय। एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी ये हुआ करते थे। 3 जो है बंदे कैबिनेट मिशन में पार्ट थे। तो एटली गवर्नमेंट थी, क्लीमेंट एटली की सरकार थी, ब्रिटेन, पीएम थे क्लीमेंट एटली साहब। ही अनाउंस्ड फरवरी 1946 में अनाउंस किया द डिसीजन टू सेंड ए हाई पावर्ड मिशन ऑफ 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स, पैथिक लॉरेंस जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी थे। इनको भेजा गया। द कांग्रेस डिमांडेड दैट पावर शुड बी ट्रांसफर्ड टू वन सेंटर एंड दैट माइनॉरिटीज डिमांड शुड बी वर्कड आउट ओनली आफ्टर इंडिया इज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। ठीक है, कांग्रेस ने ये मांगा कि भाई अभी से माइनॉरिटी मत चिल्लाओ, एक सेंटर में आप पावर ट्रांसफर करो, बाद में हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि माइनॉरिटीज़ को कैसे सीटें देनी है, कैसे क्या करना, वो सब मोडस ऑपरेंडी बाद में डिसाइड हो जाएगा वंस इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, इसके बाद ये हो जाएगा। अब देखिए
फेल्योर ऑफ कैबिनेट मिशन देखिए, द प्लान फेल्ड ऑन द इशू ऑफ नेचर ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है। द कांग्रेस वांटेड द ग्रुपिंग टू बी ऑप्शनल टिल द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट जिन्ना वाज इन फेवर ऑफ कंपल्सरी ग्रुपिंग की अभी कर लो, ठीक है। बट इसका फ़ायदा एक हुआ कि इंटरिम गवर्नमेंट बन गई कैबिनेट मिशन प्लान में, और इसका एक और फ़ायदा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। ये सारी बातें क्लियर हो गई, फ़ायदा भी था, कुछ फेलियर भी था। तो इंटरिम गवर्नमेंट बनी 1946 में। इंटरिम गवर्नमेंट, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ना बने तब तक देश को कौन चलाएगा, इंटरिम गवर्नमेंट चलाएगी। ये बात क्लियर हो गई थी कैबिनेट मिशन प्लान में। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है 1946 में बनी। इंटरिम गवर्नमेंट जिसे हेड कर रहे थे JL नेहरू साहब, ही वॉज स्वॉर्न इन 2 सितंबर 1946 को ये गद्दी पे बैठे। द मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू ज्वाइन इनिशियली, पहले ये इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं आए, लेकिन इनको लग गया कि भाई अगर इससे अलग भी रहेंगे तो वैसे भी हमारा ब्रिटेन वाला भी अब बात नहीं सुन रहा है, तो वो लगा कि चलो यहाँ पे चल के ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे अपना डिमांड रखेंगे। तो मुस्लिम लीग ने बाद में ज्वाइन कर लिया इसको। वेवेल परसोजेड, वेवेल जो थे लॉर्ड वेवेल, ही परजोडेड द लीग टू ज्वाइन इन अक्टूबर 1946 एंड लियाकत अली खान जो थे मुस्लिम लीग के, ही वॉज मेड फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे लियाकत अली खान। ये BPSC में पूछा गया सवाल है, बार बार पूछा जाता है, SSC में भी पूछा जा चुका है कई बार। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगैन इट्स सेशन इन 9 दिसंबर 1946 में, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, परमानेंट, ठीक है। नॉन परमानेंट तो सच्चिदानंद सिन्हा थे ही, बट इनको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। बट इस मीटिंग को जो है लीग ने अटेंड नहीं किया इस मीटिंग को, ठीक है। फिर आता है माउंटबेटन प्लान, और ये माउंटबेटन प्लान ही था जिससे विभाजन का जो है रास्ता क्लियर हुआ। सो एज ए वाइसराय, आखिरी वाइसराय भी थे माउंटबेटन, ही प्रूव्ड मोर डिसाइसिव एंड क्विक इन टेकिंग डिसीजंस दैन हिज प्रीडिसेसर्स, जल्दी जल्दी इसने डिसीजन लिया। हिज टास्क वॉज टू एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ यूनिटी और डाइवर्जन till October 1947 and then advised the British government on the form of transfer of power। इसको टास्क दिया गया था अक्टूबर तक टाइम ले लो, अक्टूबर 1947 तक डिसाइड करो कि क्या, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्चुअली चाहती थी कि इंडिया डिवाइड ना हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस समय लास्ट में, शुरू में तो डिवाइड एंड रूल खेला उसने, लेकिन लास्ट में चाहती थी कि ऐसे इसको डिवाइड ना किया जाए ताकि हमारे पास मैक्सिमम मार्केट रहे। वो जानते थे कि अगर मुस्लिम अलग हो जाएंगे तो इंडिया बड़ा पोर्शन नहीं रहेगा और हमारा ट्रेड जो है वो इससे इंडिया से ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो वो अब चाहते थे लास्ट में कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही रहे, यूनाइटेड ही रहे, बट चीज़ें उनके हाथ से बाहर निकल चुकी थी। देन एडवाइस ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो 3 जून को एक प्लान लाया जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं, ठीक है। माउंटबेटन साहब ने लाया 3 जून को ये प्लान। इन केस ऑफ पार्टीशन 2 डोमिनियन स्टेटस दिए जाएंगे। इसमें बोला गया कि पार्टीशन अगर होता है, भारत पाकिस्तान बढ़ता है, तो एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान हो जाएगा, एक डोमिनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा, एंड 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज भी क्रिएट की जाएंगी। एक जो है पाकिस्तान का जो है बनाएगी संविधान, और दूसरा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया के लिए। द प्लान डिक्लेयर दैट पावर वुड बी हैंडेड ओवर बाई 15 अगस्त 1947 को पावर सौंप दिया जाएगा। ये क्लियर हो गया था। तो ये क्लियर हो गया और प्लान एक्सेप्ट भी किया गया सबके द्वारा, और बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया। फाइनली आज़ादी मिल गई हमें। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया 1947 में, उसने हमें आज़ादी दिला दी। सो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेटिफाई कर दिया, उसको पास कर दिया, रेटिफाई कर दिया माउंटबेटन प्लान को एज द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, ठीक बात है। ये भी माउंटबेटन प्लान ही था, उसे ही रेटिफाई किया गया था, तो ये क्लियर चल रहा है। ईच डोमिनियन वाज टू हैव ए गवर्नर जनरल, बोला गया, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द एक्ट। सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पावर वाज टू बी एबोलिश्ड, बोला गया अब ब्रिटेन का जो है कोई सोवरेनिटी नहीं रहेगा। सोवरेनिटी जो रहेगा अपना अपना देश का, भाई अपना इंडिया का इंडिया रखेगा, पाकिस्तान का पाकिस्तान रखेगा। इंडियन इंडिपेंडेंस जो है फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, और ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी का भाषण हुआ, फेमस भाषण जवाहरलाल नेहरू साहब का। इंडिया रिक्वेस्टेड माउंटबेटन टू कंटिन्यू एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड जिन्ना जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गया पाकिस्तान का, ठीक है।
हमने जो है माउंटबेटन को रिक्वेस्ट किया तो माउंटबेटन जो है आखिरी समय तक था हमारे साथ, फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गया था, कंटिन्यू किया था इसने आज़ादी के बाद। अब देखिए, अब कुछ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन और उसके आउटपुट थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं, इसको देखेंगे। ठीक है, लगातार सारा ही है इसमें, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ईयर्स है, चलिए इसे देख लेंगे। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन की बात करें तो पहला सेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये बॉम्बे सेशन कहा जाता है, पहला सेशन इसका बॉम्बे में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो भूमेश चंद्र बनर्जी थे, भूमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। इम्पॉर्टेंट क्या है कि 72 डेलीगेट ने इसमें अटेंडेंस दिखाई थी। 72 डेलीगेट पूछा जाता है कई बार कितने डेलीगेट्स थे, तो 72 डेलीगेट्स थे। फिर आता है 1886 में दिसंबर 28 को ही कैलकाटा सेशन हुआ। दिसंबर में ही मैक्सिमम सेशंस होते थे ये। ठीक है, दिसंबर 28 को कैलकाटा सेशन हुआ 1886 में। दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में प्रेसिडेंट थे वो। इसमें जो है नंबर जो है ब्लड जियोन हुआ, बढ़ा, बल्ज हुआ। 436 डेलीगेट्स इसमें शामिल थे। फिर 1887 में तीसरा सेशन हुआ, 27 से 28 दिसंबर, 2 दिन चला ये, मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम जो है प्रेसिडेंट बने। ठीक है, 607 इसमें डेलीगेट्स थे। एंड इसमें अपील किया गया मुस्लिमों को कि भाई ज्वाइन करो। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बना के अपील की गई मुस्लिमों को कि भाई आप लोग भी जुड़ो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस से। 1888 में इलाहाबाद का सेशन हुआ। जॉर्ज यूले पहले जो है ब्रिटिश जो है इसके प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे ये जॉर्ज यूले, ये भी पूछा जाता है 1888 में। क्या था, 1889 में 27-28 दिसंबर को विलियम वेडरबर्न इसका प्रेसिडेंट था, जिसने एओ ह्यूम की हिस्ट्री लिखी है। विलियम वेडरबर्न क्यों फेमस है, क्योंकि इसने हिस्ट्री लिखी थी एओ ह्यूम की, बायोग्राफी। 1890 में फिरोज शाह मेहता बने, कैलकाटा सेशन में इसके हेड बने प्रेसिडेंट। 1891 वाले सेशन के प्रेसिडेंट बने पी आनंदाचार्लू, और 1892 के सेशन के बने भूमेश चंद्र बनर्जी, अगेन 2 बार बन गए ये। फिर आते हैं दिसंबर में 1893 में दादा भाई नौरोजी को अगेन प्रेसिडेंटशिप दिया गया था। दादा भाई नौरोजी ने सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंटशिप लिया है कांग्रेस का सेशन जो हुआ है, और 3 बार ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये सवाल पूछा जाए सबसे ज़्यादा बार किसने किया है, तो दादा भाई नौरोजी। 1894 में अल्फ्रेड वेब ने इसको किया था प्रेसिडेंटशिप। 1895 में सुरेंद्र नाथ बनर्जिया ने, 1896 में रहमतुल्लाह एम सयानी ने, 1897 में सी शंकरन नायर ने, 1898 में एम बोस ने। ठीक है, 1899 में रमेश चंद्र दत्त ने। और यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट क्या है, डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू किया गया। डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू इस सेशन में डाला गया। 1900 वाला लाहौर का सेशन था, एनजी चंद्रावकर इसके जो प्रेसिडेंट थे। फिर आता है 1901 का, यहाँ पे डी वाचा ने प्रेसिडेंटशिप दिया। 1902 में अहमदाबाद का सेशन हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसे प्रेसिडेंटशिप दिया। 1903 में मद्रास का सेशन हुआ, लाल मोहन घोष ने इसे प्रेसिडेंटशिप दिया। 1904 में बॉम्बे का सेशन हुआ, हेनरी कॉटन ने इसे हेड किया। 1905 में बनारस का सेशन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे हेड किया। और यहाँ पे जो है रिसेंटमेंट दिखाया गया अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, इस सेशन में जो है बनारस सेशन में 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट अपनाना था उसको अपनाया गया, और रिसेंटमेंट जो है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसका शो किया गया। 1906 में कैलकाटा सेशन हुआ, उसके हेड थे, प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, अगेन 3rd टाइम। और यहाँ पे पहली बार जो है स्वराज शब्द का जो है यूज किया गया था किसी प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, स्वराज, और ये थे दादा भाई नौरोजी। ये सवाल पूछा जाता है। 1907 में जहाँ पे कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, ये सूरत सेशन था, रास बिहारी घोष इसके हेड थे, और स्प्लिट हो गया कांग्रेस का मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। और 1908 में अगेन रास बिहारी घोष को सूरत सेशन में ही अगेन इनको बनाया गया प्रेसिडेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस ड्रॉन। 1909 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में लाहौर सेशन हुआ, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है डिसअप्रूवल किया कांग्रेस ने। हालांकि डिसअप्रूवल करा,
लेकिन ज़्यादा कोई फ़ायदा हुआ नहीं कांग्रेस को। 1910 का सेशन हुआ डब्ल्यू बेडरवर्न के नेतृत्व में, और इलाहाबाद सेशन था ये। 1911 का सेशन BN दर के नेतृत्व में हुआ, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। 1912 का सेशन बांकीपुर पटना का ये था, ठीक है, बांकीपुर सेशन, और ये बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। RN मुधोलकर इसके प्रेसिडेंट थे। 1913 में जो सेशन हुआ कराची का सेशन था, और इसमें सैयद मोहम्मद इसके हेड थे। 1914 में हुआ मद्रास का सेशन, भूपेंद्र नाथ बसु इसके हेड थे। 1915 में हुआ SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि बिहार के पर्सनालिटी है, बॉम्बे में ये इनके प्रेसिडेंटशिप में ये हुआ। 1916 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लखनऊ पैक्ट जो है साइन हुआ था। इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोबारा से जुड़े थे आपस में। तो 1916 में हुआ था AC मजुमदार के नेतृत्व में। रीयूनियन हुआ यहाँ पे कांग्रेस का रीयूनियन हुआ, बेसिकली मतलब जो मॉडरेट थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो रीयूनाइट हुए। इसके अलावा यहाँ पे लखनऊ पैक्ट साइन हुआ कांग्रेस ने, जिसे कहते हैं कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोला जाता है, वो भी साइन हुआ, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट के और मुस्लिमों के बहुत सारे डिमांड को मान लिया गया था। मोतीलाल नेहरू को जिम्मेदार माना जाता है। 1917 में दिसंबर में कलकत्ता का सेशन हुआ। एनी बसांट इसकी हेड थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही है। इंपॉर्टेंट क्या है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर पूछे कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट तो एनी बसांत होगा, अगर पूछे कि पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो वो हो जाता है सरोजनी नायडू। फिर 1918 का सेशन हुआ मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। 1919 में मोतीलाल नेहरू इसके हेड थे। अमृतसर सेशन हुआ। ही कंडेम्ड द जालियांवाला बाग मैसेकर एंड बूस्टेड खिलाफत मूवमेंट। 1920 में सेशन हुआ, नागपुर सेशन कहते हैं इसको, C विजय राघवाचार्य के नेतृत्व में हुआ। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस में ये बनाया गया, ठीक है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना कांग्रेस में, जिसमें ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स को जोड़ने का और डिफरेंट कमेटी बना के काम करने का प्लान किया गया। 1921 में अहमदाबाद का सेशन हुआ। CR दास इसके जो है हेड थे। हकीम अजमल जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, क्योंकि CR दास साहब को जेल हो गया था उस समय। 1922 का गया सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे CR दास ने इसको हेड किया, और इस स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन का रास्ता यहाँ पे क्लियर हो गया। 1923 में स्वराज पार्टी इसी सेशन के बाद बन गई थी। 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली सेशन हुआ कांग्रेस का। स्पेशल सेशन था ये, अलग से बुलाया गया था। 1924 में बेलगांव सेशन हुआ, एकमात्र सेशन जिसे प्रेसिडेंटशिप दिया महात्मा गांधी ने। 1925 का सेशन हुआ कानपुर का सेशन, और इसको हेड किया सरोजनी नायडू। सी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। फिर आता है 1926 का सेशन। 1926 का सेशन जो था, दैट सेशन वाज इन गुवाहाटी, ठीक है, और गुवाहाटी में ये सेशन होके SS अयंगर ने इसे हेड किया था, ठीक है। मद्रास सेशन 1927 में हुआ, मोहम्मद अंसारी के नेतृत्व में। इंडिपेंडेंस जो है रिजोल्यूशन एडॉप्टेड एंड बाइकाट ऑफ साइमन कमीशन को एडॉप्ट किया गया था मद्रास वाले। 1928 में कलकत्ता सेशन हुआ, मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस को फॉर्म किया गया। इसी सेशन में डिसीजन हुआ कि फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस को फॉर्म किया जाएगा। 1929 में लाहौर सेशन हुआ, वेरी फेमस। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया, सीधा बाप के बाद बेटे को। यहाँ पे पूर्ण स्वराज जो है पास किया गया एज ए रिजोल्यूशन, एंड लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक्सेप्ट किया गया कि अगर 1 साल के अंदर जो है पूर्ण स्वराज नहीं देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो स्वदेशी मूवमेंट तो लॉन्च होगा। फिर आता है 1931 का कराची का सेशन, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। यहाँ पे जो है गांधी इरविन का जो पैक्ट था उसे इंडोर्स किया कांग्रेस ने, भाई सही है ये। एंड फंडामेंटल राइट्स का रिजोल्यूशन पास किया गया, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का भी रिजोल्यूशन पास किया गया। 1932 का सेशन AR सेत्री के नेतृत्व में हुआ था। 1933 का सेशन N सेनगुप्ता के नेतृत्व में। फिर 1934 का राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। ये ऐसे चलता रहा सेशन था, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आया नहीं। 1936 का सेशन हुआ लखनऊ का, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और यहाँ पे जो है कांग्रेस ने अडॉप्ट किया सोशलिज्म को एज इट्स गोल, ठीक है, सोशलिज्म को एज इट्स गोल किया। अच्छा, एक बात मैंने बोला था कि 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था नेतृत्व, और 3 ही बार जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब टॉपर कोई नहीं बनेगा इसमें, 3 बार इन्होंने किया था। पूछता है कि किसने कितने बार किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार और इन्होंने भी 3 बार, दादा भाई नौरोजी ने भी। 1937 का सेशन हुआ, फैजपुर सेशन कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में।
ये सेशन जो था ये विलेज में हेल्ड किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, विलेज में, ठीक है, फैजपुर सेशन। फिर हरिपुरा सेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में नेशनल प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया इसी सेशन के बाद, हरिपुरा सेशन के बाद। फिर आता है 1939, सुभाष चंद्र बोस के ही नेतृत्व में राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि ये त्रिपुरी का सेशन था और यहाँ पे जो है क्राइसिस हो गया, त्रिपुरी क्राइसिस कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि मोर लेफ्टिस्ट नेचर की बने कांग्रेस, और कांग्रेस के बड़े नेता नहीं चाहते थे, गांधी जी नहीं चाहते थे, बड़े बड़े नेता नहीं चाहते थे। तो उन्होंने जो है, जब गांधी जी ने बोला कि पट्टाभी सीतारमैया मेरा कैंडिडेट रहेगा और पट्टाभी सीतारमैया हार गया, तो इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जीत गए, बट सपोर्ट जो है विड्रॉ कर लिया गांधी जी वगैरह ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है रिजाइन कर दिया और फाइनली जो है राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था। 1940 मार्च में रामगढ़ सेशन हुआ मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में, और 1946 में, अब रामगढ़ जो है ये झारखंड में पड़ता है। 1946 में मेरठ का सेशन हुआ जेबी कृपलानी के नेतृत्व में, और 1948 का जो सेशन था ये सेशन था पी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया के जयपुर का सेशन था। उसके बाद जो है आपको पूछा जाता है कि सेशन किस किस साल नहीं हुए, तो सेशन 1930 में नहीं हुआ, सेशन 1935 में नहीं हुआ, और सेशन जो है 1941 से लेकर 1945 से, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उस दौरान भी नहीं हुआ कांग्रेस का सेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल के, उससे भी देख लेंगे। इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साल है क्योंकि सालों से मतलब जो इवेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जो साल की हम चर्चा करेंगे, इनमें जो इवेंट हुए हैं ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। तो एक साल है 1905। इस साल को क्या हुआ था, इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ, पार्टीशन हुआ था बंगाल का, अनाउंस हुआ था, और फाइनली जो है यही साल में 1905 में ही 16 अक्टूबर को ये इन्फोर्स कर दिया गया था, ठीक है, 1905 में ही। यहाँ पे 1906 नहीं होगा, 1905 ही होगा। वही अगर बात करें हम 1906 में, तो एक बहुत बड़ी पार्टी मुस्लिमों की, ठीक है, मुस्लिम दल की ये पार्टी थी, मुस्लिम लीग। इट वाज फाउंडेड एट ढाका, ठीक है। इसके अलावा 1911 में क्या हुआ, दिल्ली जो है नया कैपिटल बनाया गया था इंडिया का, दिल्ली को नया कैपिटल बनाया गया भारत का। 1912 में बॉम्ब जो है फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, ऑन हिज स्टे एंट्री इन दिल्ली। 1914 में गदर पार्टी का जो है सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में इसका गठन हुआ था, लाला हरदयाल ने इसे गठित किया था। इसके अलावा अगर बात करें 1914 में ही, तो यहाँ पे आउटब्रेक हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार का, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार का आउटब्रेक हुआ था। 1915 में गांधी जी इंडिया आए थे, प्रिसाइजली अगर बात करें तो 9 जनवरी को ये आए थे, और इसी 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे इंडिया में मनाया जाता है। 1917 में, देखिए 1915 में तो गांधी जी आ गए, लेकिन 2 साल तक ये स्टैग्नेशन पीरियड में रहे, 2 साल तक इन्होंने भारत की राजनीति को समझा। फिर फाइनली इन्होंने 1917 में इन्होंने चंपारण कैंपेन, जो कि 3 कठिया सिस्टम, मतलब कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में कंपल्सरीली इंडिगो लगाना पड़ता था, ठीक है, और उस समय इंडिगो का भाव इतना ज़्यादा मिलता नहीं था, तो जो प्लांटर्स थे वो ज़बरदस्ती हाई रेवेन्यू मांगने लग गए थे इनसे। तो ये चंपारण कैंपेन जो है 3 कटिया सिस्टम के अगेंस्ट में किया गया था, चंपारण के इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में। 1918 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है बिगनिंग हुआ ट्रेड यूनियन मूवमेंट का इंडिया में, बिगनिंग हुआ ट्रेड यूनियन मूवमेंट का इंडिया में। 1918 में ही रॉलेट कमेटी बैठी थी, जो कि सेडिशन के ऊपर ये कमेटी बिठाई गई थी, और चूंकि इसका हेड था रॉलेट, तो रॉलेट ने एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये फाइनली जो है बिल जो है 16 फरवरी 1919 को इंट्रोड्यूस किया गया था, और रॉलेट एक्ट बन गया था ये बाद में। रॉलेट एक्ट में क्या था कि भाई बिना किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग किए हुए किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था, और सेडिशन के नाम पे ये किया जा सकता था, तो ये अगेंस्ट जुडिशरी, अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ हो जाता है। अगला है 1919 में हुआ था, प्रिसाइजली अगर बताऊं तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग मासेकर हुआ था, जिसे हम जालियांवाला बाग ट्रेजेडी भी कहते हैं।
ठीक है, और ये अमृतसर में हुआ था। 1920 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन.एम. जोशी। एन.एम. जोशी एक्चुअली सेक्रेटरी थे, चेयरमैन तो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है इसने अडॉप्ट किया नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन को 1920 में। 1920 से लेकर 22 तक ये मूवमेंट चला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड फाइनली 12 फरवरी 1922 को इसे सस्पेंड कर दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि चौरा चौरी एक कांड हो गया था, ठीक है। चौरा चौरी एक सब अर्ब है, गोरखपुर के पास ही पड़ता है। वहाँ पे कुछ लोगों ने, बौखलाई भीड़ ने पुलिस चौकी को ही जला दिया, जिसमें लाइवली बताएं तो कुछ पुलिस वाले उसमें जल गए। तो ये एक वायलेंट मूवमेंट टर्न हो गया, और इसी वजह से चूँकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। 1923 में स्वराज पार्टी जो है फॉर्म हुई, और स्वराज पार्टी के फाउंडर जो थे मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास थे मेनली। और ये पार्टी इसलिए फॉर्म हुई थी क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो ख़त्म हो गया था, तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास को लगने लग गया था कि दोबारा से क्यों ना काउंसिल में इंटर किया जाए, और वहाँ पे इलेक्शन लड़के काउंसिल में एंट्री के बाद जो है सरकार के जितने भी बुरे काम हैं वहाँ पे गिनाएंगे, एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इट स्टार्ट्स इट्स एक्टिविटीज़ एट कानपुर। 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी जो है एक्टिविटीज़ स्टार्ट करी थी कानपुर में। 1925 में बात करें तो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेशन केस हुआ था, जिसमें काकोरी के पास, जो कि इलाहाबाद के पास पड़ता है, नैनी के पास, वहाँ पे एक ट्रेन को लूट लिया गया था, उसमें खजाना था। और अभी रिसेंटली बताऊँ तो करंट के तौर पे आपको बताता हूँ कि ये काकोरी जो ट्रेन कॉन्स्पिरेसी है, इसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। 1928 में क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू जी ने, जो कि पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू जी के, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट जारी करी, नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा इंडिया का, उसके बारे में बताया। इसी साल में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुआ, एंड दे कंसीडर्ड द नेहरू रिपोर्ट बिटवीन 28 to 31 अगस्त 1928। अगला है 1929 में शारदा एक्ट आया था। शारदा एक्ट कुछ नहीं था, ये पास किया गया था ताकि जो एज है गर्ल्स के लिए शादी का, वो जो है 14 साल कर दिया गया कि भाई शादी अगर करनी है किसी लड़की की तो 14 साल से या 14 साल से बड़ी होनी चाहिए, और लड़के का एज जो था वो 18 साल कर दिया गया था, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1930। फिर आता है 1929 में क्या हुआ भैया, 1929 में ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ। इट फॉर्मुलेट्स द 14 पॉइंट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जिन्ना। ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फॉर्मुलेट्स द 14 पॉइंट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जिन्ना। और ये कहीं ना कहीं जो नेहरू रिपोर्ट था उसका काउंटर किया था इन्होंने, मुस्लिम लीग ने। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जो कि बिहार के निवासी थे, इन दोनों ने जब बॉम्ब फेंक दिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये बॉम्ब जो फेंका गया था ये किसी की जान लेने के मकसद से नहीं फेंका गया था। इसका मकसद ये था क्योंकि उस समय असेंबली में पास किया जा रहा था दो बहुत ही ड्रैकोनियन बिल, जो कि सोशलिस्ट नेचर वालों के अगेंस्ट था, ठीक है। और उसी को मतलब बाइकाट करने के चक्कर में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, किसी की जान लेने के लिए नहीं, बेसिकली इन्होंने थोड़ा हट के बॉम्ब फेंका था, कि इन्होंने बोला भी था कि वी वांटेड दैट डीप शुड हियर द साउंड ऑफ बॉम्ब, कि भाई ऐसा नहीं है। 1929 में लॉर्ड इरविन्स अनाउंसमेंट हुआ दैट द गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया वाज द ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू द कंट्री, ठीक है। लॉर्ड इरविन ने ही अनाउंस किया दैट द गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया वाज द ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। 1929 में लाहौर सेशन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और यहाँ पे लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू साहब थे, इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं
गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अडॉप्ट किया कि अब हम जो है पूर्ण स्वराज लेंगे, इससे कम कुछ भी बात नहीं करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे झंडा भी फहराया ट्राई कलर, और 26 ट्राई कलर यहाँ पे फहराया था। ये सेशन लाहौर में हुआ था। 1930 में क्या हुआ, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया गया था। 1930 में प्रिसाइजली डेट बताऊं तो 26 जनवरी 1930 को ये पहला इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया गया। 1930 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विथ हिज एपिक दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक इनकी दांडी मार्च चली थी। 12 मार्च को ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल को ये लोग दांडी में पहुंच गए थे। कुल बहुत अच्छा खासा 375 किलोमीटर तय किया था इन्होंने। फर्स्ट फेज जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट हो गया था 12 मार्च से लेकर ये चला 5 मार्च 1931 तक। उसके बाद फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया और थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर 1932 से 34 तक चला। तो 1931 में क्या हुआ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई। और इसमें गांधी जी को ब्लेम किया जाता है कि जब वो इरविन के साथ पैक्ट कर रहे थे तो क्यों नहीं उन्होंने ठान लिया कि भाई आपको राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं पार्टिसिपेट करूँगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है गांधी जी को। 1932 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया एंड उन्हें जेल भेज दिया गया विदाउट ट्रायल। 1932 में, ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया विदाउट ट्रायल। 1932 में ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया था इन फेमस कम्युनल अवार्ड, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी प्रावधान कर दिया गया था। इसको गांधी जी ने माना नहीं और नहीं मान के उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ रखा और फाइनली जो है पूना पैक्ट साइन हुआ, जो कि BR अम्बेडकर जो कि सपोर्ट कर रहे थे इस कम्युनल अवार्ड को और गांधी जी के बीच में साइन हुआ। और इसमें क्या है, प्रावधान किया गया कि नंबर ऑफ सीट्स जो है रिजर्व कर देंगे बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लाएंगे। 1934 में गांधी जी ने विड्रॉ किया, एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को हटाया एंड वो जो है अपने आप को उन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, जिसमें खादी वगैरह की बात की जाती है, हरिजनों के लिए भी बात की जाती है, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में अपने आप को जो है 5 साल तक इन्वॉल्व रखा गांधी जी ने, 1934 से लेकर 1939 तक। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1935 में पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1937 में इलेक्शन हेल्ड हुए इंडिया में अंडर द एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। 1937 में इलेक्शन हेल्ड हुए थे अंडर द एक्ट ऑफ 1935, प्रिसाइजली फरवरी 1937 में इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस ने बहुत जगह काफ़ी इलेक्शंस जीते और मिनिस्ट्रीज जो है यहाँ पे सेवरल प्रोविंसेस में उन्होंने फॉर्म करी। कांग्रेस ने जुलाई 1937 में बहुत जगह अपनी मिनिस्ट्रीज फॉर्म करी बहुत सारे प्रोविंसेस में। 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र बोस। एंड 1939 में अब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया। 1 सितंबर को ये सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में छिड़ गया। ग्रेट ब्रिटेन ने बिना मतलब इंडिया से पूछे ही इंडिया को एट वार घोषित कर दिया जर्मनी के अगेंस्ट में। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के और इंडियन जो उस समय पॉलिटिकल पार्टियां या फिर जो नेशनल मूवमेंट में जो पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही थी उनको अच्छा नहीं लगा, और ख़ासकर कांग्रेस ने जो है इसका रिसेंटमेंट दिखाते हुए कि भाई हमसे बिना पूछे बिना बात किए कैसे हमें जर्मनी के साथ वार पे ढकेल दिया तुमने, तो हम जो है विड्रॉ करते अपनी मिनिस्ट्रीज़ को। 1939 में ही कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वार पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1939 में ही मुस्लिम लीग ने इस कांग्रेस के रेजिग्नेशन को डिलीवरेंस डे की तरीके से मनाया, क्योंकि मुस्लिम लीग की तो सरकार ज़्यादा जगह नहीं बन पाई थी, तो उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है डोमिनेट कर जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। तो इसको जो है
इनके रिजिग्नेशन को इन्होंने काफ़ी खुशी खुशी डिलीवरेंस डे के तरीके से मनाया। 1940 में कांग्रेस ने लॉन्च किया इंडिविजुअल सत्याग्रह, और पहले जो इंडिविजुअल सत्याग्रही बने वो आचार्य विनोबा भावे बने। आचार्य विनोबा भावे जो है पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही बने। दूसरे जो इंडिविजुअल सत्याग्रही बने वो बने जवाहरलाल नेहरू साहब। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने एस्केप किया इंडिया से और चले गए बर्लिन। ठीक है, बर्लिन चले गए जर्मनी में 28 मार्च को। 1942 में विंस्टन चर्चिल था, उस समय विंस्टन चर्चिल था ब्रिटेन का पीएम। इसने अनाउंस किया क्रिप्स मिशन, और इसी के साथ ही क्रिप्स मिशन जो है 1942 में ही आ गया इंडिया में। डोमिनियन स्टेटस देने की इसने बात करी, लेकिन भारत के लोग जो थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है क्विट इंडिया रिजोल्यूशन इसके फेल्योर के बाद, चूँकि क्रिप्स मिशन फेल हो गया क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे माना नहीं, बोला कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, हमें अभी आज़ादी दे दो, तो माना नहीं और क्रिप्स मिशन फेल हो गया। 1942 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बॉम्बे में मीटिंग करी, कॉन्फ्रेंस करा, और वहाँ पे क्विट इंडिया है रिजोल्यूशन को पास कर दिया गया। 8 अगस्त को ये पास किया गया और 9 अगस्त को ही क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया 1942 में। इसे हम द ग्रेट अगस्त अपराइजिंग भी कहते हैं। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्टेब्लिश किया इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी को जो है इस्टेब्लिश किया सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में। और 1943 में कराची सेशन हुआ, मुस्लिम लीग ने यहाँ पे एडॉप्ट किया डिवाइड एंड क्विट, कि मतलब अब जो है भारत तो बटेगा। ठीक है, डिवाइड एंड क्विट का जो है स्लोगन दिया, नारा दिया। 1946 में जवाहरलाल नेहरू को जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट टेक्स ओवर एज कांग्रेस प्रेसिडेंट 1946 में। और 1946 में ही वेवल प्लान आया। लॉर्ड वेवल ने इनवाइट किया नेहरू को माउंट कैबिनेट मिशन प्लान के बाद। बेसिकली वेवल था उस समय वायसराय, इसने इनवाइट किया जवाहरलाल नेहरू को कि भैया आओ और इंटरिम गवर्नमेंट बना लो। इंटरिम गवर्नमेंट ने ऑफिस टेक ओवर कर लिया 2 सितंबर को 1946 में। 1946 में ही पहला सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और यहाँ से जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बनना शुरू हो गया। 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने डिक्लेयर किया that British government would leave India not later than June 1948, बट सही में जून 1948 तो छोड़ो, इससे पहले ही अगस्त में ही छोड़ के चले गए ये लोग। सो लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये लास्ट ब्रिटिश वायसराय बना और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बना। ही स्वॉन इन एज ए लास्ट वायसराय 24 मार्च को 1947 को, और 21 जून 1948 तक ये वायसराय रहा, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा, क्योंकि भारत ने रिक्वेस्ट किया इसको कि भाई आप आखिरी जो है हमारे गवर्नर जनरल कंटिन्यू कर लो। 1947 में माउंटबेटन प्लान आया फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और भारत जो है बाउंड्री कमीशन बन गई थी। उसके बाद जो बाउंड्री डिसीजन होने लग गया, और फाइनली जो है 1947 में इंडिया ने फ्रीडम जीत लिया 15 अगस्त 1947 को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे हमारा हिस्ट्री का सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।